रहने दो, खोलने लगी खाने। हाँ बैठता है दिन भर। मत सुनाने दो। आवाज कम। कौन डेट बुक किया है? पंखा बंद कर दूंगा। 8-3 आवाज आ रहा उसमें ना। तू एक टूल तो ना। हुआ तुम्हारा अस्सलाम वालेकुम। हाँ सब ठीक है। माइक म्यूट कर दें। हाँ है इसमें। नहीं काम हो रहा है। हाय प्रीतू। अच्छा हेलो हेलो। नीना right now. ये सर। हेलो प्रीतू। आपकी अच्छे से बोलिए। हेलो Start. Please start. जी जी प्रीतू। हाँ हेलो। हाँ मुझे आवाज आ रही है, आप बोलना फुल शुरू टाइम हो करें। गया। प्रीतू मैं कह रही हूँ कि अब शुरू कर सकते हैं चले ना। जाते हैं जल्दी। बिल्कुल, आज तो रमजान में 2-3 बजे चले जाते हैं। प्लीज आप लोग अपना माइक म्यूट में डाल दीजिए। मैं एक काम कर रही हूँ, मैं सभी को यहाँ से म्यूट कर रही हूँ और आपका और सर का खाली ऑन रखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में हो रहा है। You are audible. Please start. इसको कैसे करेंगे? म्यूट है। हेलो हेलो। Yes. अच्छा मेरी आवाज अच्छे से आ रही है आप लोगों को? सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रीतू मिश्रा है। मैं यूनिसेफ रांची से पोषण विशेषज्ञ के रूप में जुड़ी हुई हूँ और हमारे साथ डायरेक्टर सर मनोज जी हैं जो अभी आपसे शेयर करेंगे कि हम सब यहाँ पर क्यों एक साथ ऑनलाइन माध्यम के थ्रू सम्मिलित हुए हैं और फिर आने वाले अलग अलग सत्रों में डायरेक्टरेट ऑफिस से और यूनिसेफ ऑफिस से अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जुड़े हुए हैं और हम धीरे धीरे आने वाले 2 घंटे में जानेंगे कि कोविड के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे कम्युनिकेट करना है और पोषण संबंधी क्या इम्पोर्टेंट एडवाइजरी है जिनका ध्यान रखना है और कैसे हमें आने वाले समय में साथ मिलकर काम करना है। मैं निवेदन करूंगी डायरेक्टर सर से कि वो आपको संबोधित करें। सर। हाँ यस, मैं भी डिस्कनेक्ट हो गया था। जी अभी आ रही है आवाज। आवाज आ रही है तो हमारे मशीनरी एससीडीएस मशीनरी के सारे ऑफिसर्स सबों का स्वागत है और यूनिसेफ के ऑफिसर्स एवं वर्ल्ड बैंक अन्य संस्थाओं के सारे पार्टिसिपेंट्स का हम स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है बेसिकली इससे हमारे कुछ एक्सपेक्टेशन जुड़े हुए हैं कि इस कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में हमें कौन कौन से एक्टिविटीज को कैसे चलाना है
और पीपल इन जनरल और जो हमारे विशेषकर जो लाभार्थी हैं उनके प्रति हम कौन सी सेवाएं कैसे दे सकते हैं। अभी हाल में BHSND गाइडलाइंस भी जारी हुए हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, तो इस सत्र में आपको उसके बारे में भी सेंसिटाइज किया जाएगा और जो फीडिंग हैबिट्स है बच्चों के लिए, IOICF, इस सब पर भी चर्चाएं की जाएगी। बेसिकली इस लॉकडाउन के दरमियान क्योंकि इंटरमिक्सिंग पॉसिबल नहीं है, बहुत इजीली फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो एक चीज है कि अभी इस सत्र में जो चीज सिखाए जाते हैं, जिन बिंदुओं पर चर्चा की जाती है, उसको कैस्केडिंग मोड में आप नीचे तक ले जाइए। इस सत्र में हमने इनवाइट किया था DSW प्लस CDPO, तो हम चाहेंगे कि अगर 50% भी CDPO इसमें जुड़े हुए हैं तो कम से कम जिले के DSW का दायित्व है कि जो CDPO नहीं जुड़ पाए हैं वो उनको सेंसिटाइज करें और LS लेवल के कर्मी को सेंसिटाइज करें ताकि वो नीचे डाउन लाइन तक आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका तक पहुंच पाए कि हमें स्वास्थ्य सेवाएं कैसे करनी है। जो इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम है तेजी से हमें ग्राउंड लेवल पे ले जाना है। बच्चों को के खाने हैबिट, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स का केयर कैसे की जानी है, इस बिंदु पर हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं इस जूम कॉन्फ्रेंसिंग में, वो अपनी बातें रखेंगे। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ध्यान से इस चीज को सुने और हम डाउन लाइन इसको ले जाएं, सिंसियरली मोस्ट रिलीजियसली हम पे काम करें ताकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इवन हमारे राज्य सरकार का जो उद्देश्य है कि स्वास्थ्य सेवाएं और इससे जो एलाइड सेवाएं हम लोगों तक पहुंचा सके। तो हम थैंक्स देते हुए प्रीतम मिश्र को रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज कम ऑन लाइन और स्टार्ट करें इस कार्यक्रम को। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया कि सेशन के बाद हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अभी मेरे साथ डॉक्टर वनीश हैं जो यूनिसेफ में हेल्थ ऑफिसर हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे और आगे के सेशन को आगे लेके जाएंगे। वनीश। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और जोहार। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी और थैंक यू टू डायरेक्टर सर कि ये एक इम्पोर्टेंट इशू है कि किस तरीके से हम लोग अपनी स्वास्थ्य सेवाएं और अलाइड सेवाओं को जो है वो चालू रखें। मैं सबसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा अपना माइक म्यूट कर लें, तो बहुत डिस्टरबेंस आती रहेगी। प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर। मैंने सभी को जी थैंक यू। डॉक्टर वनीश अब बोलेंगे, बाकी सब म्यूट है। या थैंक यू प्रीति जी। तो हम लोग आज बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर के। इसके लिए हम लोग बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, क्या हमारे पास जो करने के लिए हम लोग को जो स्ट्रैटेजी दी गई है वो क्या है। दूसरा हम लोग बात करेंगे, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई गई है कि मास्क का कैसे यूज करना है, ग्लव्स का कैसे यूज करना है, दोनों तरह अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए भी, साथ ही साथ जब हम सर्विस डिलीवरी में इन्वॉल्व रहते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उस समय किस तरीके से हम क्या सावधानियां बरतें ताकि हम इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना ट्रांसफर करें। दूसरा तीसरा जो है, जैसा सर ने पहले बताया कि हम लोगों की एसेंशियल सर्विसेज जो है मेंटेन करने के लिए अभी कैसे स्वास्थ्य का सेवा दिया जाएगा उस पर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। उनके ऊपर हम लोग को क्या करना है, हमारा एज ICDS जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है ओवरऑल जो फील्ड लेवल एक्टिविटीज हैं, उसमें हम किस तरह से सहयोग कर सकते हैं और किस तरह से उनको सुचारू रूप से चला सकते हैं, उसके हम लोग ऊपर बात करेंगे। तो क्विकली मैं आऊंगा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में। तो ये मेरे ख्याल से अब कोई नई चीज नहीं रह गई है किसी के लिए भी कि कोविड-19 क्या है। फिर भी जस्ट एक क्विक आपको एक ब्रीफ बताने के लिए कि कोविड-19 जो है वो नोवल कोरोना वायरस के कारण होने वाली बीमारी का नाम है। तो जो इसका कारक है, जो एजेंट है, वो एक वायरस है जिसको हम नोवल कोरोना वायरस बोलते हैं।
और उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको हम लोग कोविड-19 बोलते हैं। 19 इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि ये सन 2019 में इसका पहली बार आइडेंटिफिकेशन हुआ था। इसके सामान्य लक्षण क्या है? बुखार, बुखार के साथ खांसी या सांस लेने में कठिनाई, और कुछ रोगियों में जो है मांसपेशियों, जोड़ों का दर्द, नाक बंद, गले का बहना, गले में खराश होना आदि जैसे लक्षण भी पाए गए हैं। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत हमारे झारखंड में जितने भी केस आए उसमें करीब करीब 2/3 केस ऐसे हैं जिनमें कोई इनमें से भी कोई लक्षण जो है वो नहीं दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि अब हमको और ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है कि हम किस प्रकार से अपना और साथ ही साथ अपने समुदाय का जो है बचाव करने और उसके बारे में सही जानकारी देने में का हम मदद कर सकते हैं। तो अब अगली बात हम पहले समझ लें कि हम तभी बता पाएंगे हमें बचाव कैसे करना है जब पता हो कि बीमारी फैलती कैसे है। तो कोविड-19 जो है या जो ये कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है, इसके फैलने का जैसे हमने बताया कि प्रमुख जो इसका सिम्पटम है वो है बुखार, खांसी, सांस लेने में परेशानी। तो इसका मतलब है कि मुख्यतः जो है हमारा श्वसन तंत्र जो है इसमें इन्वॉल्व रहता है, सिस्टम जो है इन्वॉल्व रहता है। तो क्या होता है, खांसने या छींकने के दौरान जो है ये संक्रमित बूंदें हमारे नाक और मुंह के माध्यम से निकलती हैं और खांसने या छींकने के दौरान कभी हाथों पे लगती हैं या जो आसपास की रखी हुई वस्तुएं हैं उन पे ये बूंदें गिरती हैं। और अगर हम उन्हीं संक्रमित हाथों से दूसरों के साथ हाथ मिलाएंगे, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, तो हम इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करते हैं। साथ ही साथ क्या है, अगर ये संक्रमित बूंदें जो आसपास की रखी हुई वस्तुएं हैं उन पे गिरती हैं, तो अगर उन वस्तुओं को या सामान को या उन चीजों को अगर कोई और व्यक्ति छूता है तो उससे इन्फेक्शन उनको पहुंच सकता है। तो ये जो है प्रमुख जो है तरीका है जिससे इन्फेक्शन फैलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, जब संक्रमित बूंदें निकलती हैं, अगर दो लोग बहुत क्राउडिंग है, दो लोग बहुत आसपास हैं, तो खांसने छींकने के दौरान जो ये बूंदें निकल रही हैं वो सीधे उस व्यक्ति जो आसपास जो व्यक्ति खड़े हैं उन पे जाके संक्रमण कर सकती हैं। तो हमने देखा, एक तो हाथ मिलाने से या हाथों से छूने से, आसपास रखी हुई वस्तुओं से, बहुत नजदीक अगर लोग रहते हैं तो उनके पास इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इन्हीं चीजों को आधार बनाते हुए जो इसकी प्रिवेंशन की स्ट्रेटेजी है उसको डेवलप किया गया। उसमें क्या है अब हम आगे देखते हैं। तो कोविड-19 की रोकथाम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा फैलता किस तरीके से, उसी के आधार पे हमारी इसकी रोकथाम की पूरी जो रणनीति है वो तैयार की गई। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है हाथ की स्वच्छता। मेरे ख्याल से ये हम यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनमें से किसी के लिए भी ये जानकारी नई नहीं है कि हाथ धोने से हम लोग बीमारियों का होना रोक सकते हैं। लेकिन कोरोना वायरस भी इसके दायरे में आता है। अगर हम अपने हाथ को अच्छी तरह साबुन पानी से कम 40 से 60 सेकंड तक अगर अच्छे से धोते हैं तो हम अपने इन्फेक्शन को होने से, आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो कब कब धोना है? कभी भी कहीं सार्वजनिक स्थानों पर जाएं, खांसने छींकने के बाद, अपना मुंह हाथ साफ करने के बाद, या कहीं ऐसी पब्लिक प्लेस पर गए, किसी पब्लिक उसको लिफ्ट को छुआ है, सीढ़ी पर चढ़े हैं या पब्लिक कुर्सी पे अगर बैठ रहे हैं, छू रहे हैं, तो इसके बाद उम्मीद ये करके हाथ धोना जो है वो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकता है। दूसरा जो तरीका है, अगर साबुन और पानी नहीं उपलब्ध है तो 70% अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर से भी अपने हाथ को साफ कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान ये देना है, हैंड सैनिटाइजर के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है। पहला, अगर हाथ हमारा विजिबली गंदा होगा, अगर हाथ में धूल मिट्टी गंदगी लगी होगी, तो अगर उसके ऊपर हम सैनिटाइजर लगाएंगे तो हमें कोई विशेष उससे लाभ मिलने वाला नहीं है। तो हमेशा आपका हाथ हैंड सैनिटाइजर लगाने से पहले साफ होना चाहिए, विजिबली गंदा नहीं होना चाहिए। दूसरा, हैंड सैनिटाइजर लगाने के बाद भी कम से कम 20 से 30 सेकंड तक हाथ को अच्छी तरह से चारों तरफ उसको पोंछना है, ताकि मतलब रगड़ना है, ताकि उसमें हैंड सैनिटाइजर हमारा गीला ना रह जाए। 20 सेकंड्स 30 सेकंड्स तक रगड़ने के बाद हम इंश्योर कर पाते हैं कि हमारा जो अगर इन्फेक्शन होगा हाथ में तो वो साफ हुआ होगा। तो ये हमारे जो 2 डूज हैं हाथ की स्वच्छता को उसको लेकर के, हाथ धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, और क्या नहीं करना है,
बिना धुले हुए हाथों से अपने आंख, नाक, मुंह को छूना, या जो ज्यादातर छुई जाने वाली सतह है, हैंडल, घंटी, लिफ्ट का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उसकी रेलिंग को छूना, कुर्सी, तो इन सब चीजों को जहां तक हो सके उसको टच, यूजुअली आदमी अगर इनको इस्तेमाल कर रहा है तो टच करेगा, लेकिन उसके बाद अपने नाक, मुंह और आंख को ना छुएं। और अगर ऐसा सतह से कहीं टच हुआ है तो अच्छी तरह से हाथ धोएं या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो पहली प्रिवेंशन का पहला जो स्तंभ है वो है हाथ की स्वच्छता। दूसरा जो स्तंभ है वो है श्वसन स्वच्छता, रेस्पिरेटरी हाइजीन। खांसने और छींकने के समय हमने देखा कि बीमारी फैलती खांसने छींकने के दौरान ही है, तो हमें यह ध्यान देना है कि हम खांसने या छींकते समय जो है अपनी जो है कुछ हाइजीन प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। तो क्या करना है, खांसने छींकने के दौरान मुंह को और नाक को जो है रुमाल या अगर पेपर टिश्यू मौजूद है तो उससे अपना मुंह नाक ढकें, और इस्तेमाल करने के बाद टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कूड़ेदान में डाल दें। क्या करना है आगे हम लोग देखेंगे आगे कि ढक्कनदार कूड़ेदान में क्या होना चाहिए। अगर आपके पास मास्क या रुमाल या टिश्यू नहीं है तो क्या करेंगे, अपनी कोहनी को मोड़ेंगे और उसमें उस खांसना या छींकने का काम करेंगे। अपने हाथों से मुंह ढक करके नहीं करेंगे, तो कोहनी का इस्तेमाल करेंगे। जो बेंट कोहनी होती है, मुड़ी हुई कोहनी होती है, उसमें करना है। और अगर खांसा और छींका है तो उसके बाद यथासंभव अपना हाथ साबुन और पानी से धोएंगे। अगर साबुन पानी नहीं है तो सैनिटाइजर से साफ करेंगे। क्या ना करें, जो हम लोग का जनरल प्रैक्टिस रहती है, नाक मुंह को ढकने के लिए अन्य तरीके नहीं अपनाए, जैसे साड़ी का पल्लू गमछे से ढकना। ये काम जहां तक हो सके उनको अवॉइड करना है, क्योंकि हम इसमें इंश्योर नहीं कर पाते कि उस जो इन्फेक्टेड वस्त्र है उसको किस तरीके से प्रॉपरली साफ करें। और जैसा कि इसमें सेकंड पॉइंट दाहिने बॉक्स में लिखा हुआ है, खुले में ना थूकें, हमेशा थूकदान या वॉश बेसिन का इस्तेमाल करें। तो अब मेरे ख्याल से आप सब लोग अवेयर हैं कि पब्लिक स्पिटिंग या थूकना जो है पब्लिक प्लेस में, उसको उस पर जुर्माना जो है वो सरकार की तरफ से उसको कर दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। हो सकता है इससे कुछ हमारा जो ये प्रैक्टिस उस पर रोकथाम मिले। तो ऐसा होने से जो है इन्फेक्शन इजीली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, तो ये हमें नहीं करना है। तो दूसरा ये स्तंभ हुआ श्वसन स्वच्छता। और तीसरा जो स्तंभ है और मेरे ख्याल से इसके बारे में हम सब लोग, आप सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, वो है लोगों से दूरी बनाकर रखना। फिजिकल डिस्टेंसिंग कह लें अंग्रेजी में, या सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी नाम दें। और उसी के तहत अभी हमारे पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, हमारे प्रदेश में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। तो क्या है, अगर मान लीजिए किसी से बात करनी है तो एटलीस्ट 1 मीटर या 2 मीटर की दूरी बना करके रखें, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई संक्रमित व्यक्ति सामने पड़ता है तो खांसने छींकने के दौरान उसकी बूंदें जो है वो आप तक नहीं पहुंचेंगी। और जहां तक हो सके पब्लिक प्लेस में न निकलें, लोगों से दूरी बना करके रखें। क्या नहीं करना है, कार्यक्रमों में न जाएं, पब्लिक जो गैदरिंग है वहां पर न जाएं। इवन 3 या 4 मित्रों के साथ बैठ के मीटिंग ही क्यों ना हो, वो भी जो है वो अवॉइड करना है, वो नहीं करना है। और जैसा कि हम जानते हैं, बाजार, पार्टियां, भीड़ भाड़, वैसे तो आजकल लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इसके उपरांत जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब भी हमको इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक आखिरी चीज है, जहां तक संभव हो सार्वजनिक यात्रा के साधनों का उपयोग न करें। सबके साथ तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिनके पास अपना निजी वाहन है, अगर उसको उपयोग कर सकते हैं तो उसको उपयोग करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जहां तक हो सके अभी उपयोग ना करें, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन व्यक्ति संक्रमित था और जिसने उसको इस्तेमाल किया है नहीं था। तो अपने आप को बचाने के लिए, और अगर हम संक्रमित हैं तो दूसरों को बचाने के लिए, तो दोनों ही बातें लागू होती हैं। तो ये हुआ हमारा तीसरा स्तंभ। तो ये हमारे जो है 3 बेसिक स्ट्रेटजीज हैं, हैंड वॉशिंग, कॉफ, रेस्पिरेटरी हाइजीन, कफिंग और स्नीजिंग, और एक फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिससे हम इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। दूसरा, हम सब लोग जानते हैं कि मास्क का उपयोग जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है किसी भी पब्लिक प्लेस में जाने के लिए। तो ये एडवाइजरी जारी करी गई थी सरकार की तरफ से कि कोई भी पब्लिक प्लेस में जाने से पहले मास्क होना जो है वो जरूरी है। तो मास्क पहनना जो है वो केवल ऐसा नहीं है कि उसको पहन लिया और हमारा काम हो गया, तो उसके लिए भी कुछ हमें इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। ये हम लोगों के यूज के लिए भी है, और जब नीचे डाउन द लाइन आपके माध्यम से अगर ट्रेनिंग होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, या कम्युनिटी में भी अगर कोई लोग मैसेज पास ऑन करते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना थोड़ा जरूरी है। क्या है,
अगर हम लेफ्ट साइड वाला अपना स्क्रीन देखेंगे तो दो छोटे चित्र इसमें दिए गए हैं। एक में दिखाया गया कि मास्क कैसे पहनना है। कभी भी मास्क को उसके सरफेस जो फ्रंट सरफेस है उससे पकड़ करके उस मास्क को पहनना या उसको एडजस्ट करना जो है वो नहीं करना है। मास्क कैसे पहनना है, हमेशा उसके पीछे दी गई जो धागे होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं, या अगर इलास्टिक वाला मास्क है तो इलास्टिक के जो उसमें लूप दिए गए हैं उनको पकड़ करके ही उन्हें मास्क को पहनना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। कब पहनना है? अगर आपको बुखार, खांसी, सांस लेने में परेशानी हो, या आप कहीं स्वास्थ्य सेवाएं पर जाएं, या पब्लिक प्लेस पर अगर आप निकल रहे हैं तो मास्क पहनना जो है वो आवश्यक है। साथ ही साथ अगर किसी के व्यक्ति के घर पर कोई बीमार व्यक्ति है या जिसको इस तरह के लक्षण आ रहे हैं खांसी बुखार के, तो उस समय भी मास्क पहनना जो है वो अनिवार्य है। हम लोगों के लिए एज अ टीम समुदाय में निगरानी करते समय, जो पब्लिक में जब हम सर्विस डिलीवरी करते हैं उस समय भी मास्क पहनना जो है वो अनिवार्य है। तो कैसा मास्क पहनना है? जो हम लोग पब्लिक डीलिंग में जाते हैं तो हमें ट्रिपल लेयर जो नॉर्मल मास्क होता है उसको यूज कर सकते हैं, या जैसा होममेड मास्क के लिए जो गाइडेंस निकली हुई है हम लोग वो मास्क को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल जो हेल्थ केयर फैसिलिटी में काम कर रहे हैं उनके लिए एक अलग प्रकार के मास्क, जिसे N95 मास्क कहते हैं, क्योंकि वहां पर कंफर्म्ड केसेस होते हैं और वो हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, तो उनके लिए वो रिकमेंड किया गया है। अन्यथा जनरल पब्लिक या हम सब लोगों के लिए, हम लोग अगर नॉर्मल मास्क भी अगर कोई यूज करते हैं तो दैट इज गुड इनफ। मास्क पहनने में क्या ध्यान देना है कि हमारा नाक, मुंह और ठोड़ी ये तीनों अच्छी तरह से ढके हुए होने चाहिए। तो कई बार देखा है, आप लोगों ने भी शायद इस बात पे गौर किया होगा, लोग मास्क पहनते हैं, केवल मुंह ढक लेते हैं, नाक खुली रहती है, या नाक ढक ली और बात करने के लिए उसको ऊपर कर लिया। तो इस तरीके से जो है मास्क पहनना जो है गलत है। तो मास्क हमेशा पहनते समय ध्यान रखना है कि नाक, मुंह और ठोड़ी जो है वो सब अच्छी तरीके से ढकी रहे। नाक वाला हिस्सा नाक पर फिट करें और फीता उसी हिसाब से बांधें। मान लीजिए फीते वाला आपका मास्क है तो हमेशा पहले ऊपर वाला फीता बांधते समय पहले ऊपर वाला फीता बांधेंगे और फिर नीचे वाला फीता बांधेंगे, परंतु उतारते समय पहले नीचे वाला फीता खोलते हैं और बाद में ऊपर वाला फीता खोलते हैं अगर फीते वाला मास्क है तो। उसकी वजह यह है कि अगर पहले ऊपर वाला फीता खोल देंगे उतारते समय तो मास्क लटक करके हमारे शरीर के बाकी हिस्सों को टच कर सकता है, जिससे संक्रमण जो है वो बजाय हटने के वहीं का वहीं रहेगा। और अगर इलास्टिक वाला मास्क है तो केवल इलास्टिक से ही हमको उसको एडजस्ट करना है, और ध्यान रहे मास्क की कोई खाली जगह ना छोड़ें, उसको फिट करने के लिए एडजस्ट करना जो है वो जरूरी है। मास्क एक बार हमने अपना डिस्पोजेबल मास्क अगर पहन लिया है तो उसको हम लोग आराम से 6 से 8 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मास्क इस्तेमाल करते करते नम हो जाता है, गीला हो जाता है, क्योंकि हम लोग बोलचाल और सांस लेने की प्रक्रिया में मुंह से बूंदें निकलती हैं, तो अगर गीला हो जाता है मास्क तो हम उसको मास्क को चेंज करके नया सूखा मास्क जो है वो लगा सकते हैं। तो ये उपयोग करने के सही तरीके हैं। क्या चीजें ध्यान रखनी है? नीचे वाला अगर आप ब्लू बॉक्स देखेंगे दाहिनी तरफ में, मास्क को हटाना और निपटान करना। सिंगल यूज मास्क को एक बार इस्तेमाल करना है, बार बार उसको उतारना पहनना नहीं करना। एक बार पहन लिया तो उसको पहने रहिए और फिर जब हटाना है तो एक बार उसको हटा दिया। मास्क को हटाने के बाद जो है उसको अपने हाथ को अच्छी तरीके से साबुन पानी या सैनिटाइजर से उसको धोना है। सिंगल यूज मास्क को डिस्पोज ऑफ करने के लिए क्या करना है? ढक्कनदार बाल्टी में एक ब्लीचिंग सोल्यूशन जहां तक हो सके उसको बना लें, 1% ब्लीचिंग पाउडर सोल्यूशन। खासकर जब हम लोग फील्ड पर जाते हैं तो उस समय और भी आवश्यक है। तो बाल्टी में ब्लीचिंग सोल्यूशन बना करके जो इस्तेमाल किया हुआ मास्क है उसमें डिस्पोज ऑफ करेंगे, और आधा घंटा उसमें छोड़ने के बाद उसको फाइनल डिस्पोजल के लिए उस मास्क को हम लोग फेंकेंगे। तो ये मास्क को कब पहनना है, किस तरह पहनना है, किस तरह उसको डिस्पोज ऑफ करना है, उसके कुछ ये प्रमुख कुछ जो है मेन गाइडेंस है। जहां तक बात आती है ग्लव्स की, तो जब हम फील्ड पर एक्टिविटी पे जाएंगे तो ग्लव्स अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ग्लव्स को पहने। सेम जो कॉन्सेप्ट है वो ग्लव्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। ग्लव्स हमेशा एक बार अगर हमने पहन लिया है तो उसको हम लोग पूरे दिन 6 से 8 घंटे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, ग्लव्स को पहनने के बाद ऐसा नहीं है कि हम सतहों पर जहां चाहे वहां हाथ छुएं। अगर उसके बाद भी अगर हम मान लीजिए ग्लव्स पहनकर भी हम
पब्लिक प्लेस पे या ऐसी सतहों को छू रहे हैं तो उसके बाद अपने हाथ को सैनिटाइजर से साफ करना जो है वो आवश्यक है। एक लास्ट बात और बताना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण, ग्लव्स या मास्क पहन लेने का मतलब ये नहीं है कि अब हमको संक्रमण नहीं होगा, तो तब भी हो सकता है अगर हम लोग ध्यान न दें। तो हमें ऊपर वाले जो 3 अपने जो स्तंभ हैं, बचाव के, हाथ धोना, श्वसन स्वच्छता और फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना, इसको हमें मास्क और ग्लव्स पहनने के बाद भी फॉलो करना होगा, तभी मास्क और ग्लव की इफेक्टिवनेस जो है वो अधिक होगी। तो ये बात आप लोग भी जब अपने टीम्स को आगे ट्रेन करेंगे, बताएंगे, तो इसको जरूर एम्फसाइज करें कि मास्क और ग्लव्स पहन लेना मात्र हिस्से ही जो है हमारा बचाव जो थोड़ा नहीं हो सकता है। अब कुछ एक आध बात जानकारी, क्योंकि हम लोग फील्ड पे काम करते हैं, पब्लिक डीलिंग होती है, लोग सवाल भी पूछते हैं, कुछ जो है रोकथाम के हमने जो ऊपर वो आपको जो तरीके बताए, अधिक जोखिम वाले समूह भी हम लोगों ने कुछ चिन्हित किए हुए हैं। कौन से होते हैं जिनमें कोविड होने का या उनके सीवियर हो जाने की संभावनाएं अधिक होती हैं, बुजुर्ग या वयस्क अगर हैं, या वो वे लोग जिनके जो पीला वाला बॉक्स है जिनमें ऑलरेडी कोई पहले से बीमारी चल रही थी, हृदय रोग है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज मधुमेह की बीमारी हो, फेफड़ों की बीमारी चल रही हो, लोग स्मोकर हैं या कुछ इस तरीके की अगर दिक्कत है तो उन लोगों वो लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। गुर्दे की बीमारी वाले लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। कैंसर की बीमारी वाले लोग हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो मोटा मोटी अगर आप इसको देखेंगे तो एक बात ये समझ में आती है कि वे लोग जिनमें जनरल इम्यूनिटी जो है वो कम हो रही है, उन लोगों में जो कोरोना वायरस या कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है वो काफी सीवियर हो सकता है। तो ये हमारे अधिक जोखिम वाले समूह हैं। और दाहिना जो जो ब्लू ब्लॉक है उसमें हम देख रहे हैं, और जो हम सब लोगों के डे टू डे काम से संबंधित है, कि गर्भवती महिला में जो है वो हमारे अधिक जोखिम वाले समूह के अंदर में उनका वर्गीकरण किया गया है। क्यों? क्योंकि अभी हमें नहीं मालूम है, क्योंकि सार्स पूरी दुनिया में इसकी जानकारी जो है पिछले 4 महीनों में ही आगे बढ़ी है। तो सब लोग जो है वो लर्न कर रहे हैं एज द डे इज पासिंग। जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे हम लोग कोरोना वायरस के बारे में और ज्ञान हासिल कर रहे हैं, परंतु अभी तक इसके बारे में पूर्ण कोई जानकारी नहीं है कि इसका गर्भ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हम लोग गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को वो हाई रिस्क समूह के अंदर में ही उनका भी कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, ताकि हम लोग उनकी एक्स्ट्रा केयर जो है वो कर सकें। अगला जो है इम्पोर्टेंट, जैसे आपकी फील्ड टीम्स हैं, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता हैं जो फील्ड पर घूमेंगे जाएंगे, उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट सावधानियां जो अभी मैंने पीछे भी बताई, पर जस्ट उस बात को रिट्रेट करने के लिए, जब समुदाय में भ्रमण कर रहे हो टीम्स या पब्लिक डीलिंग हो रही है या THR डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोग आजकल जैसे हाउस टू हाउस होना है, तो जो भी हमारे जो एक्टिविटीज हैं तो उनमें किन बातों का ध्यान रखना है कि कम से कम एक जो पीला वाला बॉक्स है, कम से कम 1 मीटर की दूरी मेंटेन करके चलना है, मास्क पहनना है, अपनी आंख नाक मुंह को छूने से बचना है, जहां तक हो सके बार बार साबुन पानी से हाथ धोना है 40 सेकेंड तक, या अल्कोहल बेस्ड अगर सैनिटाइजर उनके पास उपलब्ध है तो उसको इस्तेमाल करेंगे, और जहां तक हो सके फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन करके रखना है। ये हमारे कार्यकर्ता की खुद की सेफ्टी के लिए भी है, साथ ही साथ दूसरे लोगों को जानकारी देने के लिए भी है। और घर पहुंचने पर तुरंत क्या करेंगे, हमारी जो सेविका हैं या सहायिका हैं, घर पहुंचने पर तुरंत क्या करना है, अपने मास्क और दस्ताने को ध्यान पूर्वक हटाना है, और उनको जैसे अभी बताया कि एक ढक्कन वाले डिब्बे में जिसमें ब्लीचिंग का सोल्यूशन बना करके रखा है उसमें उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। और मास्क उतारने के बाद या ग्लव्स उतारने के बाद अपने हाथ को अच्छी तरीके से साबुन पानी और या अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर है उससे अच्छी से धोएंगे। यदि आपको बुखार, खांसी, ये जुकाम ऐसे कोई लक्षण होते हैं, फील्ड पर काम कर रहे हैं, अचानक इस तरह का कोई डेवलप होता है, तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर मिलेंगे, ANM से उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है, उससे बात करेंगे, मेडिकल अफसर इंचार्ज से बात करेंगे, तो तुरंत ही मेडिकल केयर जो है वो सीक करना जो है वो आवश्यक है।
अब कुछ बेसिक आइडिया देना चाहते हैं, क्योंकि हम सब लोग इसको डेली बेसिस पर शायद इससे रूबरू भी हो रहे हैं कि, और अब जैसा कि हम लोग देख भी रहे हैं कि हमारे जो प्रवासी मजदूर भाई लोग हैं जो अब अपने घरों को वापस आ रहे हैं, तो अभी हमने देखा कि पीछे काफी सारे लोग घर वापस आए हैं, तो हो सकता है उनमें कुछ लोग संक्रमित हो, हमें अभी पता नहीं है जब तक टेस्ट नहीं होता या वो आगे नहीं आते अपनी जांच कराने के लिए। लेकिन एज ए जनरल रूल अगर कोई इस तरीके का आया है या कोई आपसे अगर संपर्क करता है कि हमें क्या अपनी समस्या बताता है तो किन बातों का ध्यान रखना है, तो ऐसे लोगों को होम क्वारंटाइन की सलाह दी जाती है जिनमें अभी तक कोई सिम्टम नहीं आया है। तो क्या करना है, दूरी मेंटेन करके रखनी। उन लोगों को क्या सलाह देनी है कि वो अपने परिवार के बाकी जनों से दूरी बना करके रखेंगे, बार बार इधर उधर घूमेंगे नहीं, जहां तक संभव हो अलग कमरा या स्नान घर का इस्तेमाल करें, संभव, क्योंकि हर जगह हो सकता है ऐसी सुविधा ना हो, लेकिन अगर जहां है तो वहां उनको ऐसी सलाह दें। भीड़ भाड़ से रुके, घर पर मेहमानों को बुलाने से बचें, क्योंकि लोग बाहर से आते हैं तो एक टेंडेंसी होती है लोगों की मिलने की, पूछने की कि क्या हो रहा था, तो इसको अवॉइड करने की सलाह दें। अगर किसी को इस दौरान परेशानी होती है तो उसको तुरंत एएनएम से, सैया से या स्वास्थ्य सुविधा पे जाकर के दिखाने के लिए सलाह देना है, उसके लिए सूचित करना है। और ये भी सलाह देना है कि ऐसे लोग जो बाहर से भी आए वो सार्वजनिक जगहों पर जाने से बचें। तो ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। और आखिरी जो बात है, उनको ये भी सलाह देना है कि जब पब्लिक में पे निकले, जैसा भी पहले भी बताया, तो मास्क का उपयोग जो है उसको सुनिश्चित करेंगे, बिना मास्क पहने बाहर ना निकले। नेक्स्ट कुछ जो घर पर उनके केयर के लिए ध्यान पे रखने की बातें हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट हम लोगों का जो हमारी टीम्स हैं डाउन द लाइन, उनको इस तरीके के हो सकता है प्रश्न आना शुरू हो जाएं कि अब हम लोग को क्या करना है। तो जैसा बताया अभी आपको, एक समरी है कि जहां तक हो सके जो क्वारंटीन किया गया व्यक्ति है वो अलग से रहे, घर में लोगों से कम मिले। एक और बात ध्यान रखने की, उनके खाने पीने का ग्लास, बर्तन, बिस्तर, इसको अलग कर देना पड़ेगा जहां तक संभव हो, जिसकी जैसी स्थिति है उसके अनुसार। तो अगर संभव है और वो लोग इस तरीके का कर सकते हैं तो उनके लिए घर में खाने, बर्तन आदि की सामग्री जो है उसको अलग रखना है। घर के जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति है और घर के बाकी व्यक्ति भी बार बार अपना हाथ पानी और साबुन से धोएं या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से बीच बीच में हाथ अपना साफ करते रहें। डिस्पोजेबल मास्क पहनने का मैंने आपको तरीका बताया है और उसके डिस्पोजल का तरीका। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम सब लोगों को याद भी रखनी है, अपने घरों के लिए भी और बाहर जानकारी देने के लिए भी, कि घरों पर छोटे बच्चे अगर हैं तो उनको मास्क से ना खेलने दें। क्योंकि एक टेंडेंसी होती है कि घर पे मास्क मान लीजिए डिस्पोज ऑफ किया तो बच्चे गए, उसको उठाया और खेलना शुरू कर दिया, तो इससे क्या होता है, उनमें संक्रमण पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी। तो हमको इन सारी बातों से अपनी टीम को और साथ ही साथ समुदाय को भी सेंसिटाइज करना है और जहां तक हो सके इसको फॉलो करना है। तो ये कुछ चीजें थी। सर्विस डिलीवरी के दौरान क्या ध्यान रखना है, होम क्वारंटीन में जो हम लोगों से लोग अमूमन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम लोगों से भी, हमारी टीम से भी डाउन द लाइन, उनके लिए हम लोगों को क्या ये डायरेक्टिव्स हैं जो भारत सरकार की तरफ से इशू किए गए हैं, उनके बारे में बात थी। अब नेक्स्ट जो कुछ 2-3 स्लाइड्स हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 मिनट का और समय लूंगा, 3 मिनट का। ये जैसा कि सर ने शुरू में बताया, डायरेक्टर सर ने, कि आवश्यक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से जारी करने के लिए दिशा निर्देश जो है वो भारत सरकार ने पहले जारी किए। उन्हीं के आलोक में राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रधान सचिव महोदय की तरफ से जो है दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। 15 अप्रैल को इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसमें हमारी जितनी भी मातृ एवं शिशु और नवजात शिशु जो सुविधाएं हैं उनको चालू करना, वीएचएनडी को चालू करना और बाकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको शुरू करने के लिए गाइडलाइंस इशू करी गई थी। तो हमारे यहाँ हम लोगों से, जो हमारी टीम से जो संबंधित जो 3 विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे गर्भवती महिलाओं शिशु स्वास्थ्य को लेकर के। एक तो सबसे लेफ्ट साइड में आपको बहुत क्लियरली नहीं दिखेगा, ये सारे चिट्ठी मेरे ख्याल से आप लोगों के पास शेयर हो गई होंगी या नहीं होगी, तो हम लोग आज के सेशन के बाद इन सबको शेयर कर लेंगे। एक तो गर्भवती महिलाओं की किस तरीके से डिलीवरी होगी उसके बारे में एक चिट्ठी इशू करी गई थी फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो उसमें कोविड और नॉन कोविड 2 तरीके की
स्वास्थ्य सुविधाओं को डेवलप करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। दूसरा हुआ था जो गर्भवती महिलाओं में ANC की जो जांच होती है, जो हमारे VHND सत्रों पे होता है, विच इज ऑलमोस्ट एट दी आंगनवाड़ी सेंटर, जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र है वहीं पर जो हमारे VHND की जो सेवाएं दी जाती हैं वहां पर जो ANC होती है उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। और साथ ही साथ अभी 1 मई को जो है वो नियमित टीकाकरण को कंटिन्यू करने के लिए, मतलब VHND को रीओपन करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए। वो क्या है मैं आपको क्विकली आगे की 2-3 स्लाइड्स में बताता हूँ। तो उनके लिए भी दिशा निर्देश जारी हो गए। तो इसका मतलब है कि जब जो VHND सेशंस हैं वो अब होंगे, कुछ शर्तों के साथ होंगे। वो क्या है वो भी मैं आपको नेक्स्ट आगे की स्लाइड में उसको बताता हूँ। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा देखिए, आप लोग भी इसको समझने की कोशिश करिए कि जितने भी हमारे प्रदेश में जो जिले हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। हॉटस्पॉट जिला जिन्हें रेड जोन कहा जाता है, गैर हॉटस्पॉट जिला जिन्हें ऑरेंज जोन कहा जाता है, और जो ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर अभी तक केस जो है वो नहीं निकला है। तो रेड जोन वो है जहां पर केसों की संख्या बहुत है और जहां पर बहुत एक्टिव ट्रांसमिशन चल रहा है। ऑरेंज जोन वो है जहां पर केसेस जो है वो क्लस्टर में आ रहे हैं, कुछ केसेस हैं। और ग्रीन जोन वो है जहां पर केसेस अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। तो वहां पर किस प्रकार से सुविधाएं चलेंगी वो देखिए। और एक बात और ध्यान में रखना है कि ये रेड, ऑरेंज और ग्रीन जो है वो इंटरचेंजेबल है। हो सकता है आज जो ग्रीन जिला है वो कल ऑरेंज जिला बन जाए, आज जो ऑरेंज जिला है वो हो सकता है कल ग्रीन जिला बन जाए। उदाहरणतया जैसे अभी तक हमारा गोड्डा, फॉर एग्जांपल बस मैं बता रहा हूँ, गोड्डा जिला में जब तक केस नहीं था तब तक वो ग्रीन जोन में था, लेकिन जैसे ही उसमें केस आया तो वो ऑरेंज जोन में क्लासिफाई हो गया। उसी प्रकार से हजारीबाग जो अभी तक ऑरेंज जोन में था, अब वहां पे कोई केस नहीं है पिछले 21 जिलों से, तो उसको अब ग्रीन जोन में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये जो है एक डायनेमिक प्रोसेस है, तो हमको उसी के हिसाब से अपनी सेवाओं को जो है वो चालू रखना है। इसके लिए जो नेसेसरी कोऑर्डिनेशन है वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो CS हैं उनके ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। तो अभी तक जो है हमारे जिले ज्यादातर जो है सब डिफाइंड है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में अभी बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो क्या करना है, जो रेड और ऑरेंज जोन है, तो सबसे पहले मैं ग्रीन जोन पे आता हूँ। अपने दाहिने तरफ में देखिए, वहां पर फिक्स सेशन भी चलेंगे जो स्वास्थ्य सुविधाओं पर होते हैं, और साथ ही साथ आउटरीच सेशन जो VHND होता है वो भी चलेंगे। तो ग्रीन जोन जहां पर कोई केस नहीं है वहां पर ये दोनों सुविधाएं जो है, आउटरीच, VHND एज वेल एज फिक्स्ड जो फैसिलिटी पर होता है, वो दोनों के दोनों सेशंस चलाए जाएंगे। इसलिए देखिए नीचे लिखाया गया है हाँ और हाँ। जो रेड जोन है और जो ऑरेंज जोन है, तो वहां पर क्या है, कंटेनमेंट और बफर जोन। रेड जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन अगर है तो वहां पर ना फिक्स सेशन होगा ना आउटरीच सेशन होगा। बफर जोन के बाहर का क्षेत्र, जो बफर जोन से बाहर के क्षेत्र है, वहां पर फिक्स सेशन होगा जो फैसिलिटी पर है, और आउटरीच सत्र जो है वो संशोधित रहेंगे। संशोधन क्या है वो मैं आगे बताता हूँ। तो ध्यान ये रखनी है, तो ब्रॉडली क्लासिफाई ग्रीन एंड नॉन ग्रीन। जो नॉन ग्रीन है वहां पर जो कंटेनमेंट और बफर जोन में ना आउटरीच सत्र होगा ना फिक्स्ड होगा, और जो कंटेनमेंट और बफर जोन के बाहर का जो एरिया है वहां पर फिक्स सेशन होगा और आउटरीच सेशन थोड़े संशोधित चलेंगे। उनमें क्या संशोधन किया गया, इसके लिए इसके पूरे डिटेल दिशा निर्देश जो है वो जारी किए जा चुके हैं। आप सब लोगों के साथ वो जरूर शेयर कर लेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। तो क्या ध्यान रखना है VHND सत्रों के लिए? सबसे पहला तो है, क्योंकि पिछले 2 माह से हमारे सत्र नहीं हुए, 1.5 माह से लगभग, तो उनके लिए एक तो माइक्रो प्लान हम लोगों को बनाना पड़ेगा कि कौन से बच्चे ऐसे थे जो ड्यू थे और जो छूट गए, वो प्लस जो आने वाले अब सत्र हैं वहां पर कौन बच्चे आएंगे। तो हमारी जो ड्यू लिस्ट है उसको अपडेट करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक कार्य रहेगा। सेशन किस प्रकार से होगा, एक तो स्टैगर्ड अप्रोच, भीड़ बचाना है हमें। जो भी कोविड के लिए जो नेसेसरी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उसको हमें नहीं ब्रेक करना है, उसको हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। फॉलो करते हुए हमको ये एक्टिविटी करनी है। तो पहला क्या है, एक तो
सबसे पहला अगर आप स्टैगर्ड अप्रोच में देखेंगे तो पहले तो सबसे सूची बनानी है, जो बेनिफिशरीज की लिस्ट है, ड्यू लिस्ट है, जो एएनएम और सहिया बनाती हैं, वह उसमें अगर हम सहयोग दे सकेंगे तो बहुत अच्छा है। दूसरा ये है कि हमको भीड़ नहीं लगानी है, तो इस प्रकार से मोबिलाइजेशन करना है कि प्रति घंटे 4 से 5 बेनिफिशरी जो है हमारे सेशन साइट पर रहें। इससे अधिक होगा तो भीड़ बढ़ेगी। दूसरा जो है, जहां पर हमारे जो सेशन साइट है उस पर इंश्योर करना है कि वहां पर एडिक्वेट स्पेस हो। मान लीजिए कोई आंगनवाड़ी ऐसी है जहां पर बहुत कम जगह है, तो हमको अल्टरनेटिव जो स्पेस है वीएचएनडी को कंडक्ट कराने के लिए, उसका आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करनी होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ताकि भीड़ न लगे और लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठ पाए। हैंड वॉशिंग की हम लोग को व्यवस्था जो है वो रखनी पड़ेगी, और जिस जगह पर हम लोग सत्र पहले करने वाले हैं उसको थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर से सैनिटाइज करना जो है वो आवश्यक है, ताकि ऐसा ना हो कि हम लोग सर्विसेज देने के दौरान लोगों को संक्रमित करें। दूसरा ये एक तरीका ये भी है जो ब्रेकअप सत्र करना। मान लीजिए कहीं कोई बड़ा गांव है, तो वहां पर बजाय एक सत्र करने के हम लोग उस सत्र को 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं, और दोनों भाग के लिए अलग अलग वैक्सीन कैरियर, अलग अलग वैक्सीन का सेट रहेगा। वो दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के पास दिए जा चुके हैं, तो वो अपना माइक्रो प्लानिंग उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन इसमें जो हमारी टीम्स हैं ग्राउंड लेवल पर, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सेविका सहायिका हैं, उनको इसमें एक एक्टिव रोल प्ले करना जो है वो एक उनसे अपेक्षा रहेगी। अतिरिक्त सत्रों की आवश्यकता पड़ सकती है, जहां पर अतिरिक्त सत्र लगाने की जरूरत है, ताकि जो हमारे बचे हुए छूटे हुए बच्चे हैं उनको हम कवर कर सकें। और भीड़ कम करने के लिए भी, बहुत सारे लाभार्थी एक साथ में आ जाएं, उनकी संख्या को कम करने के लिए भी हो सकता है अतिरिक्त सत्रों का आयोजन करने की आवश्यकता पड़े। और जो दुर्गम क्षेत्र है वहां पर हो सकता है मोबाइल टीमों के माध्यम से भी टीकाकरण की सेवाएं दी जाएं। तो ये कुछ हमारी जो स्टैगर्ड अप्रोच है उनके बारे में बात करी गई है। ये माइक्रो प्लानिंग जगह जगह चालू है। अगर हमारे जो सुपरवाइजर स्टाफ हैं, या जो हमारे जो वो जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो अगर उनको ये गाइडेंस दी जाए तो वो ओवरऑल एक्टिविटी को सुचारू रूप से करने में मददगार होगी, क्योंकि वही हमारा एक सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। मोबिलाइजेशन जैसा मैंने आपको पहले बताया, हम लोग को भीड़ कम रखनी है। लाभार्थियों को फोन से एक दिन पहले, जहां तक संभव हो, हर जगह फोन नहीं होगा, फोन से सूचित अगर कर सके तो फोन से सूचना कर दें, या अगर घर भ्रमण करके हम लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं तो वैसा कर लें। लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग उस दौरान ध्यान रखना होगा कि अगर घर भ्रमण के दौरान बता रहे हैं तो फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, फेस मास्क पहने, ग्लव्स अगर हैं तो उनको पहने, और ये भी आइडेंटिफाई करते चलें कि कहीं कोई खांसी बुखार या इस तरह के लक्षण वाला व्यक्ति तो नहीं है। तो मोबिलाइजेशन करना है और उसका टाइम स्लॉट बांधना है सबको। जैसे हम लोग रिजर्व करते हैं टाइम, उस तरह से रिजर्व कर करके लोगों को बोलना होगा। और एक बात ध्यान रखें, एएनएम को भी ये गाइडेंस दी जा चुकी है कि जितने भी वहां पे हमारे स्टाफ रहेंगे, कार्यकर्ता रहेंगे, उन सब लोगों को सत्र शुरू होने से पहले अच्छी तरीके से साबुन पानी से हाथ धोना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, पानी और साबुन की व्यवस्था रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है। इसमें अगर हम लोग मदद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना है। बाकी एमसीपी कार्ड भरा जाए, बच्चों का वजन, बाकी अन्य जो एक्टिविटी है उन लोगों को हमें ध्यान में रखना। तो ये हमारा, मेरे ख्याल से ये दिस वाज ऑल जो मैं आप लोग सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। जस्ट एक अपडेट आपको, ये कल तक का अपडेट है। स्टेट में टोटल 132 कुल केसेस जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं। कल शाम की रिपोर्ट है, कल उसके बाद 22 केस और रिपोर्ट हुए हैं, 2 कोडरमा में और 20 गढ़वा में। तो कुल मिलाकर के आज की तारीख में अगर देखा जाए तो कुल केसों की संख्या जो है 154 हो चुकी है। तो ये हम लोगों के लिए, हम लोग को देखना है कि हम किस तरह से इसको चेक में रख सकें। कुल 13 जिले जो है अफेक्टेड हैं, और अगर हम लोग उसको ब्लॉकवार डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये जितने भी केसेस हैं वो अधिकतर कुछ ही ब्लॉक्स में वो अभी तक सीमित हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और हम लोग को कोशिश ये करनी कि ये जिसका फैलाव जितना कम हो पाए, इवन उन ब्लॉक्स में भी जितना कम हो पाए, उसमें अगर हम लोग अपनी मदद कर सके, अपना कुछ योगदान दे सकें तो बहुत हितकारी होगा। तो इसी के साथ मेरा यहाँ पे सेशन एंड होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा
दानिश जी से कि वो आगे का सेशन ले। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के कोई प्रश्न होंगे तो कृपया चैट बॉक्स में टाइप करके वो प्रश्नों को लिख लें। सत्र के अंत में हम लोग इन सारे प्रश्नों का जो है वो जवाब कोशिश करेंगे, आप सब लोगों को उसका जवाब दे पाए। ओवर, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर वनीश। आप सभी से निवेदन है कि चैट बॉक्स में एक लिंक दिया जा रहा है, उस लिंक पे अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें ताकि डायरेक्टर सर को पता चल सके कि हम कितने लोग आज साथ में जुड़े थे। और अगर ऐसा ही एक दिन चालू है ज्यादा तो कृपया आप लोग रजिस्टर गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज सही सुनाई दे रही है? हाँ दानिश, प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो कोविड-19 में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है लोगों से कम्युनिकेट करना। तो अभी तक जितनी भी तरह की हमारे पास इसके बाद जानकारी है, तो उसमें बिहेवियर्स जो है कुछ इस तरह के बिहेवियर और आदतों को फॉलो करना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए इसमें कोविड के बारे में संचार करना और कोविड के बारे में बताना जरूरी है। तो अगर हम बात करें कि कोविड के बारे में हमें संचार क्या करना है, तो जो भी हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, पोषण पर सखी हैं, उन सभी को कम्युनिटी को ये कुछ चीजें बतानी है जो सबके लिए समान है। पहला है हाथों की स्वच्छता, यानी हाथ समय समय पर धोते रहना साबुन और पानी से। दूसरा है छींकते और खांसते समय सावधानी रखना। और तीसरा है व्यक्तिगत दूरी बनाए रखना, यानी सोशल डिस्टेंसिंग। ये कुछ 3 चीजें हैं जो कि सभी के लिए कॉमन है, लॉकडाउन के दौरान भी और लॉकडाउन के बाद भी। अगर हम जो लोग घर पर क्वारंटाइन हैं उनके लिए जिस तरह की सावधानियां रखने की आवश्यकता है, वो सारी चीजें कम्युनिकेट करनी है उन सभी लोगों को जिनसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने रोजाना के काम में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है लोगों को कम्युनिकेट करने का, वो है कि आपस में और अपने परिवार में लोग लक्षणों के ऊपर नजर रखें, ताकि अगर परिवार में या आसपास किसी को भी खांसी है, किसी को बुखार है, तो उसकी तुरंत खबर दी जाए। आजकल चूंकि हमारे पास संचार के माध्यम सीमित है लॉकडाउन से, इसलिए जितना भी संभव हो सके संचार की जो भी सामग्री है कोविड के ऊपर, वो मोबाइल वीडियोस के थ्रू या जहां पर भी जैसे भी आईसी मटेरियल का जहां भी प्रसार हो सके वो सारा किया जाए। व्हाट्सएप और जितना भी ऑनलाइन संदेश है वो आजकल ज्यादा है, क्योंकि प्रिंट मटेरियल भी अभी तक बहुत जगहों पे नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। नेक्स्ट प्लीज मनीष। देखिए, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका है संचार में, तो इसमें 2 तरह से कम्युनिकेशन हो सकता है। पहला लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद। जैसा कि अब हम जिस स्थिति में है उसमें अधिकांश डिस्ट्रिक्ट जो है वो ग्रीन जोन में है, कुछ ऑरेंज में है। और दानिश आवाज कट रही है थोड़ा सा। जी अभी ठीक है? बेटर है जी। तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को जो संचार करना है, वो उसमें 2 तरह के अब सिचुएशन है। पहला है कि लॉकडाउन के दौरान वो किन चीजों की सूचना दे सकते हैं, यानी जो रेड जोन है वहां पर, या जहां पर कंप्लीट लॉकडाउन है जैसे रांची के कुछ एरियाज में, वहां पर क्या करना है और उन जगहों पे क्या कम्युनिकेट करना है जो कि फिलहाल लॉकडाउन के बाहर है या ग्रीन जोन में है। तो पहला चीज तो यह है कि जो भी लॉकडाउन के अंदर हमें जो एरिया है वहां पर आवश्यक सेवाओं की सूचना देना लोगों को बहुत आवश्यक है कि कोविड-19 के अलावा राशन कहाँ मिल रहा है,
या अगर कोई गर्भवती महिला है तो वो कहाँ पर जाए, या लोग जो उसके अंदर जो लोग हैं वहां पर वो एक दूसरे से किस प्रकार से दूरी बनाकर रखें। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मिथक और जो गलत धारणाएं हैं उनके बारे में लोगों को क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। और जो इलाके या जो क्षेत्र ऐसे हैं जहां लॉकडाउन नहीं है या जहां पर थोड़ी सुविधाएं दी गई हैं, वहां पर जहां पर VHND शुरू हो चुका है या RI दिवस बनाए जा रहे हैं, वहां पर उन दिवसों के दौरान व्यक्तिगत दूरी बनाए रखना और हाथ धोना और एक दूसरे और श्वसन स्वास्थ्य को प्रमोट करना उन सत्रों के दौरान ये बहुत जरूरी है। RI के जितने भी आउटरीच सेशन हैं उन सेशंस के दौरान, और जितनी भी महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनको पोषण के विषय में सही जानकारी देना, ये लॉकडाउन के बाद का बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मनीष। देखिए, एक इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इसमें संचार करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है। एक कॉमन मैसेज हम सभी को होना चाहिए कि कोविड-19 से लोग डरे हुए काफी हैं, और ऐसे लोग जिनको संक्रमण का खतरा हो या जिनको खास तौर से जैसे कुछ माइग्रेंट लेबर अभी वापस आ रहे हैं, हमारे मजदूर बंधु वापस आ रहे हैं, और ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी लॉकडाउन में रह रहे हैं, या जनरल लोग भी, ये संभव है कि वो लोग डरे हुए होंगे। उन लोगों को अपने दानिश आवाज नहीं आ रही है। हेलो, दानिश, आर यू कनेक्टेड? हम 1 मिनट में कनेक्ट कर रहे हैं उनको, शायद इंटरनेट वीक है। Tanish, are you there? Vanish? Yes. आप ये आगे वाले स्लाइड्स दे सकते हैं क्या? शायद दानिश कनेक्टेड नहीं है, आवाज नहीं आ रही। तो जैसा दानिश बता रहे थे कि लोग जो है इस कोविड-19 संक्रमण के दौरान काफी डरे हुए हैं। बहुत सारा अलग-अलग जानकारियां, भ्रांतियां, अलग-अलग जो सोशल मीडिया के जो माध्यम है उनसे लोगों को जानकारी मिल रही है। तो उस कारण जो है जो भेदभाव है, जो अपशिष्ट भाषा का प्रयोग है, चिल्लाना, इस प्रकार की एक्टिविटीज भी बहुत हो रही हैं। हम सब लोग देख रहे हैं अलग-अलग जगह जो वायलेंस है अगेंस्ट, चाहे वो स्टाफ के लिए हो, चाहे वो आपस में हो, तो इस तरीके की एक्टिविटी चल रही है। तो इसमें हमें ध्यान किन चीजों का रखना है कि हो सकता है हम जिस परिवार के साथ इंटरैक्ट करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, वो ऑलरेडी काफी डरा हुआ हो या तनाव से ग्रसित हो, तो उसको हमें ध्यान देना होगा कि उन इस बात को याद दिमाग में रख के बात करनी होगी कि हमें उनकी बातों को, चिंताओं को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उनमें कुछ गलत धारणाएं बनी हो, तो जो सही जानकारी है उनके पास हम लोग जो है वो दें। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिन्हें ध्यान रखना है पब्लिक इंटरेक्शन के दौरान। दूसरा जो है, जब आप लोगों से मिलते हैं, उनसे संपर्क में आते हैं, तो जैसा पहले बताया था, अभी दानिश ने भी शुरुआत करी थी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें मेंटेन करके जो है वो चलना है।
और कभी भी कम्युनिटी डायलॉग कर रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखना। एक तो माहौल ठीक हो, माहौल ठीक होने का मतलब ये है कि किसी के घर में ही अंदर बहुत भीड़ है, वहीं पे हम जाकर के अपनी अगर बात कहेंगे तो एक तो बात इफेक्टिव नहीं रहती है, दूसरा उसमें संक्रमण का खतरा भी रहता है। तो हमेशा प्रॉपर खुली जगह आराम से बैठ करके बात करना जो है वो हितकर रहेगा। फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना जो है वो बात इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जानकारी हमें है हम उसी से रिलेटेड जवाब दें। कई बातें हो सकती हैं जो हमें भी ना पता हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे फील्ड लेवल के जो हमारे सहयोगी हैं, अगर उनसे कोई ऐसी बात पूछता है जिसकी उनके पास उस समय कोई जानकारी नहीं है, तो उसमें क्लियरली बोले कि साहब मुझे नहीं पता है और मैं इसके बारे में मालूम करके आपको जानकारी दी। क्योंकि जानकारी के अभाव से ज्यादा परेशानी जो है वो गलत जानकारी होती है। तो नहीं पता से ज्यादा खतरनाक है गलत जानकारी। तो जहां तक हो सके हम लोग गलत जानकारी देने से जो है बचें। और जहां और दूसरी इंपॉर्टेंट भी चीज ये है कि जो भी संचार कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या जो भी गाइडेंस दे रहे हैं, वो जो है हमारा कोई जो गवर्नमेंट की तरफ से इशूड इंस्ट्रक्शंस, लेटर्स, गाइडलाइंस हैं, उन्हीं के आधार पर जवाब दें। कई बार जो सोशल मीडिया के आधार पर दी गई जानकारी होती है वो गलत भी होती है। उसमें हो सकता है हम किसी को बजाय सही बात बताने के हम उसको कोई गलत जानकारी दे बैठे। तो हमको इन चीजों से अपने आप को बचा करके रखना है। तो संचार कैसे करें उसमें इन बातों का ध्यान रखना जो है वो जरूरी है। Danish is back now. Okay. Danish, can you hear? Hello, Danish. अभी तो थे, अब नहीं है। I think आप ही कंटिन्यू रखें। Okay. No, I can see him now. Just a second. Yes, Danish, Manish ji, yes, I'm back. Okay, great, thanks. Thank you. I'm sorry, वो टेक्निकल गिलिच था। अभी मेरी आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल। तो देखिए, एक जो आजकल जैसे जैसे कोविड की समस्या बढ़ रही है, इसमें हमारे सामने एक मेजर इशू आ रहा है, वो है जो स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन या एक कहते हैं इसको बहिष्कार और लांछन जो होते हैं, वो हमारे इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो अगले सत्र में हम बताएंगे कि किस तरीके से अगर हम सामाजिक बहिष्कार या स्टिग्मा होता है कोविड से, तो उससे हमें क्या नुकसान है और उसको हम कैसे ओवरकम हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, एक चीज ये है कि कोविड-19 एक नया इन्फेक्शन है, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो बहुत सारे लोग इससे काफी डरे हुए हैं। तो डरने, बीमारी से बीमार होने, उससे बीमार होने से या उससे मृत्यु होने से जो डर है, लोगों को अपने रोजगार छूटने से इसका डर है, और अपने परिवार वालों से बिछड़ने का, क्वारंटाइन होने का, अस्पताल जाने का जो डर है, उससे बहुत ज्यादा लोगों में इसको लेके थोड़ा सा स्टिग्मा भी हो गया है। और अभी आपने देख रहे होंगे कि लगातार व्हाट्सएप पे और बहुत सारी जगहों पे ऐसे मैसेजेस चल रहे हैं कि जैसे कोरोना किसी एक पार्टिकुलर एरिया से होता है या किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति या किसी समुदाय से होता है। इस तरह के मैसेजेस से जो स्टिग्मा, जिन लोगों को या जिन परिवारों को इस संक्रमण हुआ है या इस संक्रमण के होने का खतरा है, वो लोग और ज्यादा इससे स्टिग्मेटाइज्ड हो जाते हैं, और जिससे हमारी जो कोविड की अगेंस्ट लड़ाई है वो और ज्यादा इसमें डिफिकल्ट हो जाती है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अब इसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर एक नई कैंपेन लॉन्च करी है। आप लोगों को आजकल जो हम मैसेज सुन रहे हैं रिंगटोन पे, वो स्पेसिफिक मैसेज इसी चीज का दिया जा रहा है कि कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है, और इसके लिए किसी एक समुदाय या किसी एक विशेष एरिया के लोगों के साथ या बाहर से आए हुए लोगों के साथ इसका भेदभाव ना करें। नेक्स्ट प्लीज। जैसा कि हमने बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो ये नई बीमारी है, इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, इसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हुआ है, और ये हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के लगभग 200 से अधिक देशों में ये है।
और एक और जो इसके बारे में जो अफवाहों का और स्टिग्मा का सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि जो सूचना का आजकल फैलाना है वो बहुत तेजी से हो गया है। तो इसलिए लोग बहुत तेजी से इन सूचनाओं को देखते हैं और गलत सूचनाएं भी सही सूचनाओं से ज्यादा फैलती हैं। नेक्स्ट प्लीज। अपने आसपास हम सबको और विशेषकर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो उनको ये बताएं कि हमें ये पहचानना जरूरी है कि क्या हमारे आसपास समाज में इससे लेकर स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। इसको पहचानने का तरीका यह है, हम ये देखना शुरू करें कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो मजदूर भाई हमारे दिल्ली से, मुंबई से, पुणे, बेंगलोर यहाँ रहे हैं, क्या गांव के लोग उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव कर रहे हैं, उनको नहीं आने दे रहे हैं गांव में, या उनको क्या किसी प्रकार से इस तरह से तिरस्कृत किया जा रहा है कि उनके घर के आसपास लोग नहीं जा रहे हैं। ऐसे कुछ इंसिडेंसेस हमने बहुत जगह देखे हैं, यहाँ तक कि दिल्ली, मुंबई की भी ऐसी काफी पढ़ी लिखी सोसाइटीज में भी ऐसे लोगों के साथ जिन परिवारों को क्वारंटाइन किया गया या जिन परिवारों का कोई कांटेक्ट मिला उनको काफी अलग थलग करके से किया उनकी अपनी सोसाइटीज ने। तो हमें पहचानना आवश्यक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए इसका जो परिणाम है इन स्टिग्मा का जो बहिष्कार करने का, पहला परिणाम इसका ये होगा कि बाहर से या जो लोग इससे ग्रसित हो सकते हैं वो लोग अपनी समस्याओं को छुपाने लगते हैं फिर, क्योंकि उनको लगता है कि समाज में उनके साथ उनको गलत समझा जाएगा, उनके साथ भेदभाव होगा, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनको मजदूरी नहीं मिलेगी, तो शायद वो लोग अपनी समस्याओं को छुपाएंगे। शायद वो लोग स्वास्थ्य सेवाओं को लेने से डरेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर मैं अपनी मामूली सी खांसी को लेकर भी गया तो मुझे 14 दिन के लिए अंदर कर दिया जाएगा। और कई बार लोगों में डिप्रेशन हो जाता है जिसकी वजह से दानिश आवाज क्रैक कर रही है। तो कई बार जब लोगों में इससे जब गुस्सा और जिद आ जाता है तो उसमें लोग इन व्यवहारों को जिनसे बचा जा सकता है उनको अपनाने में विरोध करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जो हमारे ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता हैं वो इसमें क्या कर सकते हैं? पहला यह है कि जो लोगों के कोविड जो है वो किसी को भी हो सकता है और ये व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है, ये हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, ना कि हम लोगों को इससे दूर रहें कि उन लोगों का बहिष्कार कर दें। हम केवल उन लोगों से थोड़ा व्यक्तिगत दूरी बना के रखें, लेकिन जो है उसके 80% से अधिक मामले जो हैं वो मामूली हैं। ये भी साथ साथ में मालूम होना बहुत जरूरी है कि कोविड के मामले बहुत सारे अधिकांश ऐसे हैं जो बगैर किसी इलाज के, बगैर किसी मेजर इंटरवेंशन के ठीक हो रहे हैं। तो लोगों में पॉजिटिव न्यूज जाना बहुत आवश्यक है। हमारे कार्यकर्ताओं को ये पॉजिटिव न्यूज भी देना चाहिए। लोगों में जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं, जैसे व्हाट्सएप है, टेलीविजन के थ्रू जितनी, वो सुनने के अलावा लोगों को सकारात्मक बातें जरूर बतानी चाहिए। बात यही है कि भारत में ठीक होने वाले मरीजों की परसेंटेज बढ़ रही है। इसके मामले बहुत सारे इसके ऐसे हैं जो कि आसानी से ठीक हो रहे हैं और कुछ व्यवहारों को पालन ना करते हुए ये किसी को भी हो सकता है। इसलिए हमें इससे डरने के बजाय उस व्यक्ति से ना डरें बल्कि इस बीमारी से डरें। अगर हमें दूर रहना है तो इस बीमारी से रहना है, इसके इन्फेक्शन से रहना है। नेक्स्ट प्लीज। अब यहाँ पर कुछ कॉमन ऐसा आजकल मिथ चल रहे हैं
और भी बहुत सारे होंगे। आप लोग चाहें तो अगर कुछ क्वेश्चन है मिथ के लेकर वो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कुछ कॉमन मिथ्स को मैं यहाँ कवर करूंगा। एक ये कहा जाता है कि कोविड जो है ये बड़ी जगह हमने सुना कि गर्मी आने पे कोरोना वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा। देखिए जैसा वनेश जी ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया, ये वायरस अभी बहुत नया है, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, इसलिए ये अभी नहीं मालूम कि इसका क्या होगा। फिलहाल की रिपोर्ट ये है कि अरब देशों जैसे अमेरिका जैसे और कनाडा और बहुत सारे ठंडे देशों में भी ये बराबर है। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है अभी कि गर्मी आने पे ये अपने आप खत्म हो जाए। गर्म पानी से नहाने पे क्या ये वायरस मर जाएगा? देखिए ये वायरस शरीर के भीतर रहता है, इसलिए शरीर के जिसका तापमान पहले ही ज्यादा होता है, तो इसलिए शरीर के ऊपर गर्म पानी डालने से इसका कुछ नहीं होगा। नमूनिया का टीका क्या कोरोना वायरस से हमारी रक्षा कर पाएगा? नमूनिया का टीका जो है वो नमूनिया से रक्षा करता है और इसका कोरोना वायरस पे असर नहीं होता है। कोरोना वायरस का टीका अभी तक नहीं बना है। बहुत जगहों पे ये खबर सुनने को मिली थी कि क्या भारत में इस टीके के कारण से कोरोना हो रहा है या ऐसा कुछ, लेकिन अभी ये सारी की सारी जो जानकारी हो रही है, फिलहाल कोरोना वायरस का कोई टीका नहीं है। क्या अपने शरीर पे अल्कोहल छिड़कने से कीटाणुओं से हमें सुरक्षा मिलती है? शरीर पर अल्कोहल या कीटाणुनाशक छिड़कने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि कोरोना वायरस शरीर के अंदर होता है, नाक और गले में होता है और उनको अल्कोहल पीने से या अल्कोहल ये नहीं रुकता है, आवाज क्रैक हो केवल अपने हाथ। तो जितना भी अल्कोहल को आप शरीर पर लगाएं या उसको ऊपर से पिए, उससे हमारा कोरोना वायरस से मदद नहीं मिलती है। कोरोना वायरस से बचने के लिए केवल सावधानियां ही आवश्यक है। क्या नमक के पानी से, सलाइन से अपना अगर सलाइन से नाक करें तो क्या कोरोना वायरस से मदद मिलेगी? कल मामूली सर्दी जुकाम से इससे फायदा होता है, कोरोना वायरस के लिए इससे कोई फायदा नहीं है। कोरोना वायरस को केवल हाथ धोना या खांसते छींकते समय किया जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज वनेश। मीट के माध्यम से क्या कोरोना फैलता है? अभी तक ऐसा कोई तथ्य नहीं है, ऐसा कोई सबूत नहीं है और मीट अभी तक पूरी तरीके से सुरक्षित है। हाँ, ये बात सही है कि इसको धोकर और पकाकर खाना चाहिए और ये तो हमें रोजाना में भी यही एहतियात रखनी है। कहा जाता है कि कोरोना वायरस से यदि कोई व्यक्ति संक्रमित हो तो वो दोबारा नहीं हो सकता और वो संक्रमित नहीं रहता है। इसकी रिसर्च अभी तक कंप्लीट नहीं है, इसलिए जिन व्यक्तियों को कोरोना हो चुका है उनको भी एहतियात रखने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर एक बार इलाज करा के आ गया तो अब वो ठीक नहीं होगा। क्या लहसुन खाने से या कोई बीज खाने से इसमें वायरस से सुरक्षित होते हैं? लहसुन हुआ, तिल हुआ, ये अच्छी जड़ी बूटियां हैं, इनको खाने से स्वास्थ्य को फायदा हो सकता है, लेकिन कोरोना वायरस से ये हमारी रक्षा नहीं करते हैं। शरीर से बाहर आने पे ये वायरस कितनी देर जिंदा रहता है या आसानी से मर जाता है, इसके विषय में अभी तक कोई सेट जानकारी नहीं है, लेकिन इस वायरस से जो अन्य वायरस समान है उसमें ये 8 से 24 घंटे तक जीवित रह सकते थे। इसलिए अलग अलग सरफेस पे इस वायरस के जीवित होने का अलग अलग समय है। हमें किसी भी सरफेस को छूने के बाद हाथ तुरंत धोने हैं, ये आदत हमारी रेगुलर होनी चाहिए। लास्ट है कि क्या मच्छर के काटने से कोविड होता है? मच्छर के काटने से कोविड नहीं होता है। कोविड केवल व्यक्ति से व्यक्ति को फैल रहा है, खांसने और छींकने से।
मैं अभी मेरा सत्र यहीं तक है। मैं उसके बाद प्रीति जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे के सत्र लेंगी। मिथ और मिसकंसेप्शन पे यदि कोई भी प्रश्न है आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसको तुरंत क्लैरिफाई करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू दानिश जी। अब इससे पहले कि मैं पोषण संबंधी सत्र पे बातचीत शुरुआत करूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक लिंक बार बार शेयर किया जा रहा है और डायरेक्टर सर ने भी लिंक शेयर किया है, कृपया उस पर आप रजिस्टर कर लें। हो सकता है कि एक स्क्रीन से 2-3 लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हो, तो हर किसी को अपने नाम से रजिस्टर करना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ICDS स्पेसिफिक पोषण संबंधित जो जानकारियां हैं, जिन बातों का ध्यान रखना है कोविड में, और क्या कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं। हमें अदरवाइज भी हमारे ILA ट्रेनिंग के द्वारा और पहले जो हमारी ट्रेनिंग्स हुई है उनके द्वारा हमें पता है कि पोषण बहुत जरूरी है। पोषण हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इससे हमारे संक्रमण होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। कोविड के दौरान, क्योंकि कोविड एक संक्रमित बीमारी है, इसलिए पोषण, जिन लोगों का पोषण स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा है उनमें ये कम होने की संभावना है, और अगर हो भी जाए तो बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। पोषण से मेरा संबंध सिर्फ यहाँ पर आहार नहीं है, लेकिन पूरा पोषण है। और पूरा पोषण का मतलब हुआ कि अच्छा खाना, अच्छी नींद, अच्छी मेंटल हेल्थ और एक्सरसाइज, जो हम व्यायाम करते हैं, वो जरूरी होगा। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम सभी के लिए, चाहे हम हैं, हमारे घर वाले हैं, हमारे नेबर्स हैं, रिलेटिव हैं, सामान्य व्यक्ति के लिए इस दौरान, कोविड के दौरान किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले ये कि कोविड हो जाने की वजह से जो भी न्यूट्रिशन मैसेजिंग हम इतने सालों से करते आए हैं, या हमारी आंगनवाड़ी दीदी, पोषण सखी दीदी करते आए हैं, पोषण संबंधित किसी भी जानकारी में कोई बदलाव नहीं आया है। कोई चीज ऐसी मना नहीं की गई है कि इसको आप ना करें कोविड के दौरान में। तो हमारे मैसेजेस हमेशा वही सेम रहेंगे। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा ताजा और कम से कम प्रोसेस्ड और पैकेट फूड खाएं। कोशिश करें कि जितना विविध खाद्य पदार्थ हमारे रोज के खाने में हो, पॉसिबल हो सके, वो डालें। ये संभव है कि इस टाइम पे हो सकता है कि ताजे फल, ताजे सब्जियों का थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो। उस दौरान कोशिश करें कि जैसे साबुत अनाज है, छोले, राजमा है, अनाज जैसे कि मक्का, बाजरा या मड़ुआ खाते हैं, तो ये सब चीजें जिनकी शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होती है, जल्दी खराब नहीं होते, इनको अपने रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल करें। जैसे पहले बात की, जो लोग चिकन, अंडा, मांस, मछली खाते हो वो खाना कंटिन्यू रख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम अच्छे से उनको पका लें। इस दौरान हम सब लोग, काफी लोग हैं जो घर में बंद हैं, चलना फिरना भी कम है, और अदरवाइज भी ये कहा जाता है कि कम चीनी, वसा और नमक युक्त खाद्य खाना चाहिए। तो इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि प्रोसेस फूड आप कम खाएं, क्योंकि उसमें चीनी, फैट और नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना बहुत जरूरी होगा अच्छे स्वास्थ्य के लिए। रोजाना अपनी नींद का भी ध्यान रखें। इस दौरान, ये मैं जनरल व्यक्ति के लिए बात कर रही हूँ, पर जब हम गर्भवती की बात करेंगे तो थोड़ा और ध्यान रखने की जरूरत होगी। हमारे घर वाले और हम कई घंटों तक घर में बंद हैं, तो उस दौरान कोशिश करें कि बालकनी में या घर के दरवाजे के पास आके अपनी धूप की खुराक लेना भी बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हिसाब से 11 से 1 बजे का जो धूप होता है, अगर हम 30 से 40 मिनट वो धूप की रोशनी ले सके तो वो हमारे विटामिन डी के प्रोडक्शन में सहायक होता है, तो बहुत जरूरी है। बच्चे हैं, किशोर किशोरियां हैं या बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा शारीरिक गतिविधि करना भी जरूरी होगा। हल्का व्यायाम हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। एक चीज और भी है कि हो सकता है कि कई बार हम सब्जियां लाते हैं, हम अच्छे से पैक करके रखने की कोशिश करते हैं कि थोड़े ज्यादा दिन रह पाए। कई सारे ऐसे विकल्प होते हैं, जैसे कि अगर प्याज है तो आप भून के अगर आप उनको डब्बे में रखेंगे तो 10 से 12 दिन रह जाता है। या टमाटर अगर ज्यादा मिल गया तो अगर आप उसका प्यूरी बना के डब्बे में पैक करके रखें, पर उसको फ्रिज में रखना होगा, तो वो लंबे टाइम तक रह जाता है। तो अगर ऐसे कुछ विकल्प हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और जब तक संभव हो
अच्छा खाएं। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ मैं 2 इम्पोर्टेंट चिट्ठियां जो झारखंड सरकार के द्वारा निकली गई हैं उनकी बात करूंगी। पहला जो लेफ्ट हैंड साइड में चिट्ठी है ये हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा है, जो इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस के बारे में है। संभवतः ये चिट्ठी आपके पास पहुंच गई होगी, अगर नहीं पहुंची होगी तो हम इस कॉल के बाद आपके साथ शेयर कर लेंगे। इस चिट्ठी का पूरा जो सार है वो आने वाली 2-3 स्लाइड्स में हम देखेंगे। मूलभूत बात यह है कि कोविड के दौरान जो शिशु पूरक पोषण आहार और गर्भवती महिलाओं का देखभाल के लिए जो मैसेजेस हम इतने सालों से अपने वर्कर्स को और अपनी बेनिफिशियरीज को देते आए हैं, वही मैसेजेस कंटिन्यू करने, कुछ बदलाव नहीं है। राइट हैंड साइड में जो लेटर है वो स्पेसिफिकली जो हमारे कुपोषण उपचार केंद्र हैं, जो MTCs हैं, उनके लिए है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि 1-1.5 महीने से बच्चों का वजन लेना, हाइट लेने की गतिविधि अभी बंद है भारत सरकार और झारखंड सरकार के निर्देश के द्वारा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों में कुपोषण नहीं हो रहा होगा। संभवतः यह हो सकता है कि हम जब वापस से, अभी तो जैसे VHND में टीकाकरण को शुरू करने के गाइडलाइंस आए हैं, थोड़े दिनों में हाइट वेट मेजरमेंट्स के भी पोषण अभियान के जो मैंडेट है उसके थ्रू आएंगे। तो उस टाइम पे हमें ये बात को जानना जरूरी होगा कि कुपोषण का जो प्रमाण है वो और बढ़ जाएगा। और इसलिए हमें अगर आपको अभी भी अपने क्षेत्र में कहीं कोई बच्चा दिखे जो लग रहा है कि बहुत अति कुपोषित है, अगर पास में है कुपोषण उपचार केंद्र, तो जरूरी होगा कि उन बच्चे को वहां पे जाके एक बार जांच करा ली जाए। अभी भी कई बच्चों का एडमिशन MTC या कुपोषण उपचार केंद्रों में हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक और लेटर है जो अभी बस 2 दिन पहले ही हेल्थ से रिलीज हुआ है, जो अनीमिया मुक्त भारत में ICDS का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ICDS की जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है वही हमारे 5 साल से छोटे बच्चे को आयरन सिरप देती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को लाल गोलियां देते हैं, और किशोरियां स्पेशली जो स्कूल से बाहर हैं, जो स्कूल छोड़ चुकी हैं लेकिन 19 साल से छोटी हैं, वो ICDS के माध्यम से ही हर हफ्ते नीली गोली दी जाती है। तो ये चिट्ठी बस अभी 2 दिन पहले निकली है सरकार के द्वारा, और अभी आगे आपको आपके जिले के द्वारा मिलेगी, जिसमें हमको वही डोजेस फॉलो करने हैं। भारत सरकार का जो निर्देश है कि क्योंकि अभी स्कूल बंद है, इसलिए जो किशोर किशोरियां स्कूल जाते थे उनको भी हमें आंगनवाड़ी वर्कर और सहिया दीदी के माध्यम से ही वो गोली देनी है। बार बार देने की जरूरत नहीं है। आप तकरीबन 10 गोली एक साथ दे सकते हैं, तो तकरीबन 10 हफ्ते के लिए वो काम चल जाएगा उससे। तो आप एक बार दे सकते हैं। वो निर्देश डायरेक्टर सर के द्वारा और बाकी चीजें बहुत डिटेल में आएंगी। यहाँ मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि ये सब प्रोग्राम्स को भी अभी चालू करने का प्रावधान आ गया है। नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ी देर हम गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं। आपने पिछले 2 दिनों में न्यूज़पेपर या टीवी में ये सुना होगा कि तकरीबन झारखंड में मई महीने में 50,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाएं डिलीवर करेंगी। ये इस टाइम पे गर्भवती महिलाओं की देखभाल बहुत जरूरी है, जो थोड़े दिनों में डिलीवर करने वाली हैं, और अदरवाइज भी जो महिलाएं गर्भवती हैं उनका देखभाल बहुत ज्यादा जरूरी है। खाने पीने के मामले में जो हमारे मैसेजेस हैं वो वही सेम रहते हैं। जो महिलाएं पहले तिमाही में है, मतलब पहला, दूसरा या तीसरा महीना है, उनको कम से कम 3 मुख्य भोजन खाना चाहिए, मतलब कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। साथ ही साथ कम से कम 1 पौष्टिक नाश्ता जरूरी है, या तो 11-12 बजे के आसपास कर सकते हैं या शाम को 3-4 बजे के आसपास कर सकते हैं। इतना तो मिनिमम है। अगर वो उससे ज्यादा खाती है तो और भी अच्छी बात है, पर इतना मिनिमम है। कोशिश करें जो नाश्ता की बात है वो भी घर में बनाया सिंपल सादा नाश्ता हो, पैक्ड और या बहुत ज्यादा फ्राइड ना हो। उसी तरीके से जो महिलाएं दूसरी और तीसरी तिमाही में, मतलब चौथे महीने से लेके 9वें महीने तक या डिलीवरी तक, उनको कम से कम 3 मुख्य भोजन खाना है। साथ ही साथ कम से कम 2 पौष्टिक नाश्ता जरूरी है, ताकि जो वो महिलाओं का पोषण की जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट हो सके। जैसे कि पहले भी हमने बात की, और इस दौरान बहुत जरूरी होगा कि पूरे घर का सहयोग मिले।
सुनिश्चित करें कि प्रेग्नेंट जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी साफ सफाई और हाथ धोने की जो बातें डॉक्टर वनेश ने अपने पहले सेशन में बताई उनको फॉलो करें। अभी तक जितनी भी जानकारी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि गर्भवती महिलाएं को ज्यादा खतरा है, उनको उन्हीं बातों का ध्यान रखना है जो अदरवाइज भी दूसरे सर्वसामान्य लोगों को मानना है। कोशिश कर ये इस बात का जरूर सुनिश्चित करें कि जो गर्भवती महिलाएं वो अपनी आयरन और कैल्शियम की गोली नियमित रूप से खा रही हैं। ये गोलियां आपकी सैया दीदी और एएनएम के द्वारा उपलब्ध की जाती हैं और अभी नेसेसरी गाइडलाइंस भी निकल गई हैं। तो अगर वो ये गोलियां जब हम आगे अपनी आंगनवाड़ी की ट्रेनिंग करेंगे तो अगर उनके पास ये गोली नहीं अवेलेबल है तो ये हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी सैया दीदी और एएनएम से ले लें। और कोशिश करें कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी हमारे आईसीडीएस के द्वारा जो टेक होम राशन दिया जा रहा है वो सुनिश्चित करना बहुत जरूरी होगा कि ये जो हमारे सबसे लक्षित समूह है जैसे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, उनको ये टीएचआर का लाभ जरूर से मिले। और जब हम कभी होम विजिट में अगर फिर से जाते हैं तो जरूर पूछें कि जो पहले दिया था वो उन्होंने खाया कि नहीं खाया। पीडीएस और दूसरे जो सोशल प्रोटेक्शन स्कीम है उनका भी लाभ जो एलिजिबल फैमिलीज हैं उनको मिलना चाहिए। कई क्षेत्रों में जहाँ पे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन के द्वारा वहाँ पे वीआरएफ फंड दिया जाता है। उस फंड का इस्तेमाल करके सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू अंडे, सब्जी, दाल, साबुन आदि को सुनिश्चित किया जा सकता है। कई जिलों में हमने देखा है कि आंगनवाड़ी सेंटर, आंगनवाड़ी वर्कर का भी बहुत ज्यादा सहयोग होता है समुदाय रसोइयां या जो कम्युनिटी किचन्स होते हैं उनको बनाने में। तो कोशिश करें कि वहां भी जो हम जो जिन बातों का ध्यान रखते हैं आंगनवाड़ी में खाना बनाते हुए ताकि न्यूट्रिएंट लॉस कम हो, साफ सफाई हो, तो वर्कर्स ये मैसेजेस उनको भी दे सकती है जो ये कम्युनिटी किचन रन कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं जिसमें आईसीडीएस का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, वो है स्तनपान और छोटे शिशु का। इस बात का मैसेज हर जगह जाना बहुत जरूरी है कि कोविड के दौरान जो माताएं स्तनपान करा रही हैं उनको स्तनपान नहीं रोकना है। जो माताएं डिलीवर करती हैं वो 1 घंटे के अंदर, जो हमारा स्टैंडर्ड मैसेज है कि 1 घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान शुरू कराना है, वो शुरू कराना बहुत जरूरी है। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा कि स्तनपान एक्चुअली बच्चों के शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। अगर बच्चे को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराया जाए 6 महीने तक, पानी भी ना दिया जाए, तो बच्चे को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है ताकि वो बच्चा संक्रमित ना हो और बीमार ना हो। ये संभव हो सकता है कि अगर माँ को चिंता है ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान कराने के टाइम पे, तो स्तनपान कराते हुए वो मास्क पहन के स्तनपान करा सकती है और मास्क पहन के स्तनपान करा सकती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि स्तनपान कराने से और पहले वो अच्छे से हाथ धो ले, बच्चे के भी हाथ अच्छे से, हाथों को साबुन और पानी से धो ले। अगर हो सकता है छोटे बच्चों में या फिर माता में अगर संदिग्ध भी लक्षण दिखे कोविड होने के, चाहे तो वो संदिग्ध हो या फिर वो कंफर्म कोविड हो गया हो, उस दौरान भी स्तनपान जारी रखें। माँ के दूध से जो ये कोविड या कोरोना वायरस है उसका संक्रमण नहीं फैलता। जैसे कि पहले भी 2 सत्र में बात हुई है कि कोविड के जो विषाणु है वो पर्सन टू पर्सन छींकने या खांसने और उनके पानी की बूंदों से फैलते हैं, माँ के दूध से नहीं फैलते। माँ का दूध अमृत है और अभी भी हमें इसी मैसेज को बार बार कंटिन्यू करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये मैं हेल्थ मिनिस्ट्री का एक पोस्टर है, अगर आप साइड में ये फोटो देखें, ये वेस्ट सिंहभूम की एक माता का फोटो है कि वहां पे कैसे वो मास्क पहन के बच्चे को स्तनपान करा रही है। और तो ये इतना मुश्किल नहीं है, ये किया जा सकता है, झारखंड में हो भी रहा है। हो सकता है कभी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो, किसी कारण अगर स्तनपान नहीं करा सकती है, तो कोशिश करें कि माँ अपना दूध साफ कटोरी में निकाल सकती है और फिर साफ किया हुआ कप या चम्मच के द्वारा बच्चे को दूध पिला सकती है। अगर माँ अस्वस्थ है तो पिता भी दूध पिला सकते हैं, या घर में कोई और है जो बड़ा, वो भी बच्चे को कटोरी और चम्मच से दूध पिला सकता है।
सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि जो साफ सफाई के मेजर्स हमने पहले बात की कि कटोरी चम्मच अच्छे से धुले होने चाहिए, हाथ अच्छे से धुले होने चाहिए, कम से कम साबुन और पानी से 40 सेकंड तक, उनका ध्यान रखें। हर हालत में जिन बच्चों को स्तनपान मिलना चाहिए, मतलब कि कम से कम 2 साल तक तो हम बोलते हैं ICDS में कि स्तनपान चलना चाहिए, तो उसको जारी रखें। इस दौरान कई जिलों से, और अगर मैं झारखंड की बात करूं तो हम सबको पता है कि एक एक्ट होता है इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट एक्ट, जिसके प्रावधान, ये भारत सरकार का एक्ट है, जिसके द्वारा जिसका ये कहा जाता है कि जो भी इन्फेंट मिल्क फार्मूला होता है, मिल्क पाउडर होता है, दूध की बोतल होती है या कृत्रिम निप्पल होता है, इनको बढ़ावा ना दें। कई बार ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में कई बार कई NGOs ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कि बच्चे को मिल्क पाउडर या दूध का पाउडर डब्बा बंद दूध दिया जाए। तो अगर आपकी जानकारी में आए तो प्लीज इसको ICDS ऑफिस और हेल्थ ऑफिस की जानकारी में लेके आए, और ये जानना जरूरी होगा कि ये एक गुनाह है भारत सरकार के एक्ट के दौरान। सो हम कम से कम हम एज एन ICDS ग्रुप, हमें इस बारे में जानकारी होना चाहिए। आई एम श्योर आप लोगों को जानकारी होगी भी, पर कई ऐसे केसेस अभी झारखंड में पाए जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट स्लाइड। मनीष, नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड, अब सिर्फ मेरी 3-4 और स्लाइड हैं। इस स्लाइड के माध्यम से मैं उन बच्चों की बात करूंगी जो 6 महीने से बड़े हो गए हैं और कम से कम 2 साल हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट दौर होता है जिस टाइम पे बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास होता है, और अगर किसी वजह से ऊपरी आहार की शुरुआती में देरी हो जाए तो उनके शारीरिक और मानसिक विकास पे असर पड़ता है, और ये संभव है कि हो सकता है उनके कुपोषित होने का खतरा भी बढ़ जाए। तो जो हमारे स्टैंडर्ड मैसेजेस हैं कि 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ आप ऊपरी आहार खिलाना शुरू कर दें। जितना विभिन्न प्रकार के खाने जैसे दाल, दूध से बने पदार्थ, हरी, नीली, पीली सब्जियां, फल जो हैं वो दें, ताकि बच्चे का हर निवाला पोषण से भरपूर हो। हम ICDS में और ILA में एक बहुत कॉमन मैसेज की बात करते हैं कि तिरंगा भोजन हो। जैसे हमारे भारत का झंडे में 3 रंग है, अगर हम कोशिश करें कि बच्चे की हर थाली में कम से कम 3 रंग के समान हो, तो संभवतः काफी हद तक जो हमारे सूक्ष्म पोषण तत्वों की जो रिक्वायरमेंट होती है बच्चों के लिए, वो मीट हो पाती है। अगर लॉकडाउन की वजह से ताजे फल सब्जियां ना मिले, तो जैसे मैंने पहले की स्लाइड में भी कहा था कि जो दूसरे खाद्य सामग्री हैं उनको काम में लाएं। बाजार में मिलने वाले पेय पदार्थों में बहुत ज्यादा शुगर होता है और बाजार के खाने में बहुत ज्यादा चिकनाई, मीठा, नमक होता है, तो उनके सेवन से बचें। ये बड़ों के लिए भी जरूरी है, गर्भवती महिलाओं के लिए भी जरूरी है, और छोटे बच्चों के लिए तो खासकर बहुत जरूरी है। हम सभी माँ जो मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन जो प्रोग्राम है, माँ प्रोग्राम के अंतर्गत हम सभी सीख चुके हैं कि फिर भी मैं यहाँ पे फिर से रिटरेट करूंगी कि 6 महीने के बच्चे को 6 महीने से छोटे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध मिलना चाहिए, पानी भी नहीं देना चाहिए। 6 महीने के बच्चे को 2 से 3 चम्मच तक ठोस खाना दिया जा सकता है, बहुत पतला ना हो, बहुत पानी ना हो, कम से कम 2 से 3 बार, और स्तनपान जारी रखें। 6 से 9 महीने के बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनकी भूख थोड़ी सी बढ़ जाती है, उनकी जरूरत थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो आधा कटोरी तक खाना वो दिन में 2 से 3 बार खा सकते हैं, और 1 बार का नाश्ता। उसी तरीके से 9 से 12 महीने के बच्चे कम से कम 3/4 कटोरी तक खा सकते हैं दिन में 3 से 4 बार, और 2 बार छोटा नाश्ता, लेकिन घर में बना हुआ, बाहर का ना हो। 1 से 2 साल के बच्चों का एपेटाइट और बढ़ जाता है, वो तकरीबन 1 कटोरी खाना दिन में 3 से 4 बार खा सकते हैं, और 1 से 2 बार नाश्ता। ये मैसेजेस हमारे ICDS के ट्रेनिंग में, ILA में, ICDS के कैस के जो वीडियोस है उसमें कई बार दिया गया है। आई एम श्योर आपको पता होगा, ये मैं सिर्फ वापस से रिपीट कर रही हूँ। खाना खिलाते हुए जो पहले जो जानकारी थी कि हाथ धोना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, उनका ध्यान रखें। और मैसेजिंग में ये भी जरूरी होगा कि जो सामान हम लोग बाहर से लेके आते हैं उनकी साफ सफाई भी जरूरी है। हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो मैं मैसेजेस बता रही हूँ, ये हमारे घर, हमारे आसपास के घर, हमारी आंगनवाड़ी,
हमारे रिश्तेदारों सबके लिए बहुत जरूरी है कि खाद्य स्वच्छता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब हम खाद्य सामग्री को खरीद रहे हैं, पका रहे हैं और भंडारण कर रहे हैं, जो सामान अनपैकेज आता है, अनपैकेज से मेरा मतलब है जो सामान पैकेट में नहीं आता, जैसे कि फल और सब्जियां हैं, या अगर हम दूध वाले से दूध लेते हैं तो फल सब्जियों को अच्छे से धो लें, और अगर पैक्ड दूध या दही लेते हैं जो पैकेट वाला होता है तो उस पैकेट को भी अच्छे से पानी से अच्छे से धोएं, पोंछ के फिर ही इस्तेमाल में लाएं, ताकि कोई संक्रमण होने की कोई संभावना ना रहे। भोजन पकाने से पहले कम से कम 40 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। कोशिश करें कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो सामान लेने बाहर ना जाएं। जहां तक संभव हो घर से कोई एक ही व्यक्ति बार बार सामान के लिए जाए। कोशिश करें कि कम से कम हफ्ता दिन या 10 दिन तक किराने के सामान एक साथ खरीद लें, ताकि बार बार बाजार ना जाना पड़े। और जैसा कि हमने पहले भी सेशंस में देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग और दूरी कम से कम 1 से 2 मीटर तक की बनाए रखें। अगर कोई डब्बा पैकेट जिसमें कुछ लगता है कि कुछ नुकसान है, कुछ स्मेल आ रही है, कुछ दुर्गंध आ रही है, या कुछ रंग परिवर्तन हो गया है, या पैकेट खुला है, या कोई भी शक हो, उस स्थिति में उस सामान का, उस डब्बे का प्रयोग ना करें, यही सबसे बेहतर होगा। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ भी खाने से पहले उसकी जो एक्सपायरी, मतलब जो उत्पादन और समाप्ति की जो तिथि होती है, जो तिथि लिखी रहती है कि कब तक हम इसको खा सकते हैं, कोई भी पैकेट खोलने से पहले उसको जरूर देखें। और अगर पैकेट में कोई भी क्षति हुई है, कोई रंग रिसाव हुआ है, तो उसको जांच करके उस हिसाब से लें। अगर लगता है कि भोजन खराब हो गया है या खराब होने की संभावना लग रही है, तो बेहतर होगा कि हम उसको फेंक दें, अच्छे से बर्तन को धोएं और हमेशा ताजा खाना बना के खाएं। नेक्स्ट। ये बस डायरेक्टली आईसीडीएस के लिए नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि ये कुछ वीडियोस हैं जो कुछ संस्थाओं ने बनाई है, और झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS के थ्रू जो कई सारे मुख्यमंत्री दीदी किचन और बाकी कम्युनिटी किचन चल रहे हैं, उन लोगों को हमने ये वीडियो दिया है, क्योंकि ये कई सारे वीडियोस है जिसमें ये बताया गया है कि कम्युनिटी किचन के टाइम पे किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे जो खाना बना रहे हैं वो अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें, ताकि उनको भी संक्रमण ना हो और खाना भी स्वच्छ बने। जो किचन से वेस्ट निकल के आता है उनको हम कैसे करें, ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कई सारे वीडियोस होंगे, आप लोगों को आते भी होंगे, तो जरूरी होगा कि किसी भी वीडियो पे ना ध्यान देते हुए जो स्टैंडर्ड मैसेजेस हैं मिनिस्ट्री की साइट्स पे, जो वीडियोस हैं, केवल उनको ही साझा करें दूसरों के साथ। ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक्शन है जो हमारी तरफ से होना चाहिए। कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, हमेशा उनको चेक करें कि क्या वो वीडियो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या महिला बाल विकास या फिर जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑथराइजेशन होती है FSSAI, ये 3 मिनिस्ट्री की वेबसाइट से अगर उस पर है तभी वो चीज सही है और तभी उसको आगे साझा करें। नेक्स्ट स्लाइड। ये मेरा आखिरी स्लाइड है कि पोषण की अगर सारी बात को सिर्फ 5 मुख्य बातों में करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि स्तनपान हमें जारी रखना है, कोविड के दौरान स्तनपान नहीं रोकना है। हो सकता है माँ को इस बात का शक हो, तो ये मैसेजेस आंगनवाड़ी वर्कर के थ्रू जाना बहुत जरूरी है। इन्फेंट फार्मूला, मिल्क पाउडर, दूध की बोतल, कृत्रिम निप्पल, इन सब चीजों को बढ़ावा ना दें, और कोई एनजीओ या कोई और व्यक्ति आके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर डोनेट करना चाहते हैं तो ये जानकारी उनको दें कि ये भारत सरकार के एक्ट के द्वारा ये गुनाह है। गर्भवती महिलाओं पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। उनके जो 3 मुख्य भोजन और नाश्ते की बात मैंने कही, साथ ही साथ IFA और कैल्शियम जरूरी होगा। यहाँ पे ये भी जरूरी होगा कि जिन महिलाओं की डिलीवरी पास है वो अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लें कि कहाँ जाना है, किस अस्पताल में डिलीवरी के लिए जाना है, ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा होगी। इन बातों को पहले से सुनिश्चित करें ताकि एंड मोमेंट पे भागना ना पड़े। आंगनवाड़ी से THR, बहुत अच्छा THR झारखंड में दिया जा रहा है जिसमें इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और जो THR के फूड इंग्रेडिएंट्स है चावल, पीनट, चना,
पोटैटो, वो जो भी दिया जा रहा है उसका प्लीज सारे जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं वो लाभ उठाएं। और जहां पर भी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू वीआरएफ फंड के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पैसों का प्रावधान हो, उनको भी जरूर लें। नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट में मैं सिर्फ आप सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और डायरेक्टर सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने यूनिसेफ को ये अपॉर्चुनिटी दी। हमें मालूम है कि आईसीडीएस इस टाइम पे और इतनी सारी हमारी जो 38,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो बहुत ही बढ़िया काम हर जिले में कर रहे हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक और कई सारे फोटोग्राफ्स और बातों के दौरान हमें ये पता चलता है इतने सारे लोगों को, जबकि हम लोग घर में हैं लेकिन वो लोग फिर भी बाहर निकल के फैमिलीज को रीच आउट कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको THR और पोषण आहार का वितरण कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हम सभी, हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डायरेक्टर सर को लास्ट में मैं डायरेक्टर सर को, श्वेता जी को बोलूंगी कि अब वो आगे आपको एड्रेस करें कि इस प्रेजेंटेशन को हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं। हमारी तरफ से ये होगा कि हम ये जो पूरा अभी सत्र चला है उसकी रिकॉर्डिंग हम शेयर कर लेंगे, और प्रेजेंटेशंस भी शेयर कर लेंगे। आशा हमारी ये होगी कि इस सारे मैसेजेस को हम आगे कैसे आंगनवाड़ी तक लेके जा सके और आंगनवाड़ी दीदी से उन घरों तक कैसे पहुंचे। इसके साथ ही साथ मैं फिर से ये याद दिलाना चाहूंगी कि हम अराउंड 134 लोग अभी इस ट्रेनिंग के माध्यम से जुड़े हैं और हो सकता है कि कई स्क्रीन पे 2 से 3 लोग भी जुड़े हों। तो मेरा फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज आप रजिस्टर कर लें ताकि हमें पता चले कि हम कितने लोग साथ में बैठ के ट्रेन हुए। और हम एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट भी शेयर करेंगे डायरेक्टर सर के साथ, ताकि अगर जैसे मान लीजिए अब आगे एक जिला पकड़ के चले और उसमें CDPOs आगे अपने आंगनवाड़ी वर्कर और सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग करेंगे, तो एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट के माध्यम से वो जानकारी स्टेट ऑफिस तक कंपाइल हो पाए कि एक्चुअली हम ICDS के थ्रू कितने लोगों को ट्रेन कर पाए। रिपोर्टिंग फॉर्मेट में सिर्फ अपना नाम और नंबर लिखना है, कोई बहुत बड़ा रिपोर्टिंग फॉर्मेट नहीं है। सर, Ritu, there is a question for you in the chat box. Hello. हाँ, Hello. क्वेश्चन बोलिए। क्या सब्जियों से कोरोना फैल सकता है या लोगों को? हेलो प्रीतिश, फिर से रिपीट करो। हाँ, क्वेश्चन है स्मृति निधि के तरफ से, क्या सब्जियों से कोरोना फैल सकता है या लोगों को खरीदने के बाद कैसे अश्योर हो कि सब्जी से कोरोना नहीं आएगा? क्योंकि मेरे विचार से सब्जी बेचने वाले से आ सकता है और संक्रमण हो सकता है, तो इसके संबंध में थोड़ा जानकारी दें। जब वेजिटेबल्स खरीदते हैं तो क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं और क्या चांसेस हैं वेजिटेबल्स और सब्जी मार्केट में इन्फेक्शन संक्रमण होने? देखिए, सबसे पहले सब्जी के माध्यम से कोरोना नहीं फैल सकता, जैसे कि पिछले 1-1.5 घंटे में हमने जाना कि ये सिर्फ छींकने और खांसने की जो बूंदे होती है उसके दौरान फैल सकता है। हाँ, ये संभव जरूर है कि अगर जो व्यक्ति सब्जी बेच रहा है अगर उसको कोरोना है तो सब्जी के माध्यम से आपको नहीं होगा, लेकिन अगर आप उनके संपर्क में आएंगे तो जरूर इसकी संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि एक डिस्टेंस से लें, कोशिश करें एक ही बैग लें, कोई झोला हो या बाल्टी हो जिसमें आप सब्जी लें, ज्यादा हाथों से टच ना करें, अपना मास्क लगाए रखें और बार बार बाजार में ना जाएं। एक बार में कम से कम हफ्ता 10 दिन के लिए जाएं ताकि बार बार जो आपका एक्सपोजर है वो कम हो पाए। कुछ और? नहीं, अभी दिस इज द वन क्वेश्चन। श्वेता जी। हाँ जी, हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सुनाई दे रहा है, अब आप एड्रेस करिए। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। डॉक्टर वनीश ने और मिस्टर दानिश ने और मिस प्रीतु मिश्रा ने बहुत ही इंफॉर्मेटिव हम लोगों को ये सेशन रखा था कोविड-19 के ऊपर। मैं इसको एक बार समराइज कर देना चाहूंगी।
इसमें सबसे पहले हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी सेशन में, वो ये था कि हम लोगों को अभी ये जो कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, इसमें हम लोगों को अपनी साफ सफाई का कैसे ध्यान रखना है, हम लोगों को क्या क्या डूज एंड डोंट्स करने हैं, हम लोगों को जैसे इन्होंने बताया कि हैंड वॉशिंग करनी है हम लोगों को, और छींकते खांसते वक्त हम लोगों को जो है मुंह को ढक कर रखना है, मास्क लगाना है। अगर हम लोगों को किसी प्रकार का मतलब छींक रहे हैं तो रुमाल रखकर छींके या टिश्यू का इस्तेमाल करें, फिर उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें, इन्होंने बताया। इसके अतिरिक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है क्या, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, जो इन्होंने बताया। पब्लिक गैदरिंग्स को अवॉइड करना है, ट्रैवलिंग्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड करना है। इसके अलावा डॉक्टर वनीश ने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया था हम लोगों को कि जब हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं जो कि डिस्पोजेबल होता है, उसको हम 7 से 8 घंटा तक इस्तेमाल करने के बाद घर पे लाएं और प्रॉपर तरीके से ब्लीचिंग सॉल्यूशन में डाल करके इसको डिस्पोज करें। सिमिलरली अगर हम ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी हम 6 से 8 घंटे तक इस्तेमाल करें, उसके बाद प्रॉपर तरीके से उसको हम डिस्पोज करें। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जैसे कोरोना है तो उसका संक्रमण किन लोगों को ज्यादा होने की संभावना है। इन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों को बताया था कि जो एज्ड पीपल हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, उनको ये संक्रमण होने की संभावना अधिक है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति जैसे कि जिनके अंदर इम्यूनिटी जिनकी कमजोर है, उनको जो है ये संक्रमण अधिक हो सकता है। जैसे यदि जिनको किडनी की बीमारी है, कैंसर, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, तो उनको इस तरह की समस्या हो सकती है। साथ ही इस दौरान जो है प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत अधिक जो है प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता है और वो इससे बचकर रहें। उसके बाद हम लोगों को जो इंफॉर्मेशन दी गई है विच इज अबाउट द फील्ड फंक्शनरीज, ये हमारे जो आईसीडीएस सर्विसेज हैं या हम लोगों का जो वीएचएनडी वगैरह हम लोग सेवा देते हैं, उसमें हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी डीएसडब्ल्यू जो हैं और जितने भी सीडीपीओस हैं, वो अपने जो नीचे के लोग उनके अंदर में काम कर रहे हैं, उनको वो जरूर बताएं कि सबसे पहला वो अपना सेल्फ हाइजीन कैसे मेंटेन करें, अपने आप को कैसे वो प्रिकॉशन में रखे। तो इसके लिए आप लोग सभी उनको जैसे पहले से भी बताते रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि वो प्रॉपर तरीके से जब फील्ड में जाएं तो मास्क या ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें या मुंह ढक कर जाएं। मास्क जैसे बताया गया है कि ट्रिपल लेयर वाला प्रोटेक्शन का जो मास्क होना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर हाथ गंदा हो जाता है तो गंदे हाथ में जो है सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के बाद भी जो है उसका कोई हमको लाभ नहीं मिलता है, अतः जरूर ही साबुन और पानी से अपना हाथ धोएं, ये बिल्कुल मेंटेन रखें। इसके अतिरिक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब फील्ड में जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें, कम से कम 1 से 2 मीटर की डिस्टेंसिंग। तो ये इंफॉर्मेशन अब तक फील्ड में जाती रही है, परंतु फिर भी आप इसको रिटरेट करें जब लोगों से आप अपने फील्ड फंक्शनरीज से मिलते हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर देखते हैं कि खुद अगर बीमार होने की कोई अवस्था दिखाई देती है, जैसे बुखार है, खांसी हो रही है, सर दर्द हो रहा है, तो स्वयं डॉक्टर को तुरंत अप्रोच करें, या वो देखते हैं कि फील्ड में जाने से यदि कोई व्यक्ति ऐसा उनको दिखता है तो अवश्य ही उनको वो डॉक्टर के पास रेफर कर दे। इसके अतिरिक्त जो जानकारी हम लोगों को दी गई कि वो जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो अदर इंडिया के अलग अलग राज्यों में रह रहे थे और वो अब जब वापस आ रहे हैं, खासकर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, तो वो आए तो घर पे उनको जैसे 14 से 21 दिन के क्वारंटीन में भेज रहे हैं हम लोग, तो वो एक रखें जो सावधानी है कि इन्फेक्शन उनको जो है वो स्प्रेड ना हो। अगर उनको लगा है तो, और नहीं लगा है तो भी एक सावधानी के तौर पे उनको घर पे रहें और उनके जो है उनके प्रॉपर हाइजीन का भी उनको पूरा ध्यान रखें। और साथ ही ये भी देखें कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनसे मिलने कम से कम गेस्ट ना जाएं, वो दूरी मेंटेन रखें। तो इस तरह का जो अगर इंफॉर्मेशन देखते हैं कि जब फील्ड फंक्शनरीज हमारे फील्ड में जा रहे हैं, उनको इस तरह की चीजें दिखाई देती है कि कोई बाहर से आए हैं, क्वारंटीन में है, उनकी तबीयत खराब है, तो इस तरह से एएनएम, आशा वर्कर्स या हमारे जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स देखते हैं, तो वो जरूर ही अपने आसपास में इसका डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन दें और उन लोगों को डॉक्टर के पास ले जाएं।
इसके अलावा जो एक बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया गया है वो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति को किसी प्रकार से संक्रमण हो गया है तो उससे सबसे अच्छा ये रहेगा कि यदि संभव है तो उनको जो है हम लोग अलग बर्तन में खाना दें और खाना भी उनका अलग रखें, उनका मास्क वगैरह प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करें और बच्चों को जो है मास्क इत्यादि को छूने से बिल्कुल ही रोकें। इसके अतिरिक्त जो प्रेग्नेंट वीमेन के लिए इंफॉर्मेशन ये है कि अभी जो है टीकाकरण वगैरह शुरू हो गया है, तो जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या उनको एएनसी जांच है, ये सब जांच वगैरह इत्यादि चल रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से ये सर्विसेज जो भी इनके लाभुक हैं उन तक जरूर से ये पहुंचे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सभी लोग कि अभी झारखंड जो है वो रेड, ग्रीन और ऑरेंज तीनों तरह के जोन्स में डिवाइडेड है, जिसमें कि ग्रीन और ऑरेंज जोन है जो इंटरचेंजेबल है। तो जो ग्रीन जोन है वहां पे पहले जैसे स्वास्थ्य सेवाएं चल रही थी या जो वीएचएनडी की जो सेवाएं चल रही थी वो एज इट इज चलती रहेंगी। और इसके अलावा जो रिमोट एरियाज है उसमें जो है हम लोग वैन के थ्रू भी, जो मूविंग वैन्स होते हैं उनके थ्रू भी टीकाकरण वगैरह का इसमें रखा जा रहा है। अतः यह इंफॉर्मेशन सभी फील्ड फंक्शनरीज को पता हो ताकि बेनिफिशियरीज तक ये चीज जो है पहुंच सके। इसके बाद हम लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि जब फील्ड फंक्शनरीज फील्ड में जाते हैं तो या वीएचएनडी अगर वो करते हैं तो प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, बैचेस में डिवाइड कर दे वो ग्रुप्स को कि 3 से 4 लोग ही आए एक बार में एक सेक्शन में और उनको वो वहां पे टीकाकरण वगैरह की सुविधा प्रोवाइड करे। इस बीच उनके प्रॉपर हैंड वॉशिंग की और उनके हैंड वॉशिंग की प्रॉपर उनकी व्यवस्था करवाएं या सैनिटाइजर से उनके हाथ को सैनिटाइज करें। इसके अतिरिक्त मास्क का अवश्य ही प्रयोग करें। तो ये चीजें देखनी है। उसके अलावा जो है जैसे पहले हम लोग अपना वीएचएनडी में सेवाएं डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जैसे आयरन के टैबलेट्स है, आईएफए टैबलेट्स, कैल्शियम, जिंक वगैरह, ये सब जो है प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे, ये हम लोगों को सुनिश्चित करना है। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिला कि ये जो है अभी कोविड-19 काल में सबसे जो हम लोगों को परेशानी का ये है वो है इसके जो कोविड-19 से रिलेटेड जो स्टिग्मा है उससे बचने की आवश्यकता है। तो स्टिग्मा से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड रहें, अपने आप को पूरी जानकारी रखें कि कोविड-19 किस तरीके से हो सकता है और किन तरीकों से नहीं होता है। इस बात की पूरी इंफॉर्मेशन जो है फील्ड फंक्शनरीज तक रहे ताकि वो बिल्कुल भय मुक्त तरीके से इसको जो है अपनी सर्विसेज को वहां तक पहुंचा सके। साथ ही यदि उनको दिखता है कि कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो उसको वो प्रॉपर डॉक्टर तक वहां पे पहुंचा सके। साथ ही जैसे कि अगर सिंस बहुत सारे स्टिग्मा अटैच हो रहे हैं बीमारी के साथ, तो वो उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगा तो वो पब्लिक तक भी पहुंचा सकेंगे कि इन चीजों से जो है परेशानी होगी। अतः आप उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें और किसी प्रकार का भी डिस्क्रिमिनेशन किसी से या परिवार से या कम्युनिटी विशेष से ना करें। इस तरह की इंफॉर्मेशन उनको दी जाए फील्ड में। उसके बाद जो है हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि कोविड-19 काल में पोषण संबंधी क्या क्या जो हम लोगों को जानकारी रखनी है और वो फील्ड तक हम लोगों को पहुंचानी है। कोविड-19 काल में जो हम लोग देख रहे हैं बहुत इंफॉर्मेटिव दिया गया है। उसमें यह है कि जो भी सामान्य व्यक्ति है वो खाना खाए, वो हाइजीनिक खाना खाएं, शुद्ध खाना खाएं, साफ खाना खाएं, सादा खाना खाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त बाजार का भी कोई डब्बा बंद खाना ना खाएं, घर पे लाके प्रॉपर तरीके से सब्जी है, फल है, उसको धोएं, खाना अच्छी तरह से पकाएं, उसके बाद उसको खाएं। चीनी, नमक, तेल इत्यादि का प्रयोग कम करें। जो पहले से हम लोग जो प्रेग्नेंट विमेन है या छोटे इन्फेंट्स हैं या उनसे बड़े बच्चे हैं, उनका जो हम खान पान का जिस प्रकार की व्यवस्था थी वही व्यवस्था अभी भी चलेगी, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। पर ये जितनी भी चीजें हैं उसको हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखें और उस हिसाब से हम करें। जैसे कि
गर्भवती महिलाएं अपने फूड का खाने का प्रॉपर ध्यान रखें, सादा खाना खाएं। इसके अतिरिक्त जो लैक्टेटिंग मदर्स है उनको जो है वो लोग अपने खान पान का सही तरीके से ध्यान रखें, और बच्चे को भी जब वो स्तनपान कराती हैं तो वो भी अपने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखें। आवश्यकता पड़े तो मास्क लगाने के बाद ही वो बच्चे को फीड करें, इस तरह से ध्यान देना है। फिर जो बच्चे 6 माह से ऊपर के हो गए हैं वो उन बच्चों के भी जो स्तनपान के अलावा ऊपरी आहार है, जिस प्रकार से पहले बताया जा चुका है ट्रेनिंग्स में और आप लोग जैसे जानते हैं, उसको हम लोगों को मेंटेन रखना है। इसके अलावा जो आईसीडीएस सर्विसेज के अंतर्गत जो है हम लोग किशोर किशोरियों को जो टैबलेट्स पहले स्कूल्स में दिए जाते थे, वो टैबलेट्स भी अभी आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू दिए जाएंगे। तो इस प्रकार की पूरी जानकारी फील्ड तक पहुंचे ताकि इसका लाभ लोगों को जा सके। जो एक सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है जो हम अभी कर रहे हैं ड्यूरिंग कोविड-19 काल, तो इसमें हम THR डिस्ट्रीब्यूशन, जो ड्राई राशन है, उसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो बहुत ही प्रॉपर तरीके से झारखंड में चल रहा है आप सबके सहयोग से। तो ये जो है THR का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हम ये इसको इंश्योर करें कि ये जो है प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक महिला और बच्चे के लिए जैसे हम पहुंचाते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, वो उनको समय पे पहुंचे, हाइजीनिक तरीके से पहुंचे। और इसको सेवा को डिलीवरी देने के समय हम आईसीडीएस फंक्शनरीज अपनी हाइजीन का भी ध्यान रखें, एज वेल एज जहां पहुंचाने जा रहे हैं उनको भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हुए हाइजीन मेंटेन करने के लिए कहें, ताकि हम जो है ये एंटायर जो ये हमारा संकट काल है उसको बहुत ही जो है सुरक्षित तरीके से इसमें हम लोग बाहर निकलने में सफल रहें। तो ये आशा है कि आज का जो ये सेशन है बहुत इंफॉर्मेटिव रहा है, सबको सीखने के लिए बहुत मिला है, और इसका इंफॉर्मेशन का इम्प्लीमेंटेशन करते हुए हम लोग जो है अपनी आईसीडीएस सेवाओं को और भी बेहतर बना सकेंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो प्रीति, थैंक यू सो मच। अगर नेक्स्ट अगर किसी को कोई सवाल वगैरह करना है तो आप पूछ सकते हैं ताकि हम लोग उसको एड्रेस कर सकें। थैंक यू सो मच श्वेता जी। मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगी आपका। जो मैं रिपोर्टिंग फॉर्मेट की बात कर रही थी, इसमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि किस दिन आपने अपनी ट्रेनिंग की, कितने सीडीपीओ, कितने सुपरवाइजर्स होने थे जो एक्सपेक्टेड नंबर है, और कितने एक्चुअली अटेंड किया। हम इनको हिंदी में बना के आईसीडीएस के साथ शेयर कर लेंगे ताकि हमें एक नंबर भी पता चल पाए। साथ ही साथ ये पूरा रिकॉर्डिंग हम एक यूट्यूब लिंक के माध्यम से भी शेयर कर लेंगे, ताकि आप कभी भी अगर भूल जाएं कोई मैसेजेस को, उस लिंक के द्वारा आप खोल के वो मैसेजेस हमेशा आप रेफर कर सके। मैं सर के साथ प्रेजेंटेशंस और लेटर शेयर कर लूंगी तो आगे आप तक पहुंच जाएगा। और अब मैं डायरेक्टर सर से निवेदन करूंगी कि वो हमें आगे हमें थोड़ा मार्गदर्शन दें और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। थैंक यू और थैंक यू श्वेता, काफी इनलाइटेंड किया लोगों को। हम इस पे एक मैसेज देना चाहते हैं कि आज का जो ट्रेनिंग सेशन में जितनी बातें सिखाई गई वो एक बार आप शेयर कर दीजिए हमारे साथ, ताकि हम अपने मशीनरी के बीच उसको शेयर कर दें। उन्हें अब डाउनलाइन ट्रेनिंग देनी है तो उनके पास मटेरियल रहना चाहिए रेडी रेफरेंस के लिए, और साथ में हमारे मशीनरी के लिए डायरेक्शन है कि इमीडिएट वो शुरू करें। जो सीडीपीओ ज्वाइन नहीं किए इस कार्यक्रम में, सबसे पहले वहाँ उन लोग को सेंसिटाइज करें, उनको ट्रेनिंग दे दें, और उसके बाद डाउन लाइन जाएं सारे लेडी सुपरवाइजर को, और उसके बाद आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को। बट इस क्रम में हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है, वो ये है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को कतई उल्लंघन न करें। जो 6 फीट की दूरी मेंटेन करनी है वो रखें। पब्लिक प्लेस में मास्क लगा के हमें रहने हैं, और कोई भी इंटरेक्शन में मास्क होने चाहिए, हम उसको निश्चित रूप से फॉलो करें। और क्योंकि ये जो संक्रमण है, ये जो बीमारी है, अभी इसके बारे में साइंटिस्ट आदि को भी ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो जो रूडिमेंट्री नॉलेज जो एक्सपीरियंस के आधार पर गेन किया गया है, उसके आधार पर ये तैयार किए गए सामग्री है,
और आजकल नेट इंटरनेट पे हो चाहे दूसरे मीडिया पर भी जो आ रहे हैं, तो हम लोग को इतनी ही बात शेयर करना है कि किसी ढंग का भ्रम ना फैले। हम कोई बात न कहे ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन गलत बात ना करें। तो जो कंफर्म नहीं है उसको हम लोग शेयर ना करें। किसी ढंग का हम अफवाह टाइप का फैलाने वाला के दायरे में ना आ जाएं, क्योंकि अभी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इनफोर्स है और उसमें प्रोविजंस है। अगर इस टाइप का कोई भी बात होता है जो थोड़ा भय पैदा कर सकता है या अनड्यू कोई हमें लीगल कॉम्प्लिकेशन अट्रैक्ट कर सकता है, तो जब बातें हम करेंगे घर होम विजिट करने में चाहे पब्लिक प्लेस पे, तो ऑथेंटिक बातें रखेंगे, सुनी सुनाई बात अपने मन से ऐड नहीं करेंगे। इसलिए चाहते हैं कि आपके साथ शेयर हो जाए कि एक्चुअली प्रेजेंटेशन में क्या है, और उसके बियॉन्ड सोशल मीडिया पर और अखबारों के माध्यम से जो आते हैं वो सब बातें हम उसमें डालें नहीं। जितनी बातें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखी है स्ट्रिक्ट उस पर हम कायम रहें, उतनी बातें शेयर करें। और बीएचएसएनडी का जो नया गाइडलाइंस आप लोग के साथ अभी डिस्कशन भी हुआ है, ये भी शेयर किया जा रहा है। हार्ड कॉपी मतलब सॉफ्ट कॉपी उसका पूरा डिटेल शेयर किया जा रहा है। आप उसको स्टडी कर ले और अकॉर्डिंगली काम करें फील्ड में, क्योंकि उसने जैसा गाइडलाइंस ने जैसा बनाया है, प्रोटोकॉल बनाया है कि रेड जोन में कैसे करना है और ऑरेंज में कैसे करना है, ग्रीन में कैसे करना है, दैट एवरीबॉडी हैज टू फॉलो। हमें अच्छा लगा है ये प्रोग्राम, काफी लाभदायक आप लोगों ने तैयार किया है, बनाया है, और हम समझते हैं कि जब डाउनलाइन जाएंगे तो इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी। थैंक यू सर। जैसे प्रीतू हम लोगों से ये कर देंगे, शेयर कर देंगे, हम लोग इसको मेल कर देंगे सारे ये को डीएसडब्ल्यू को, सीडीपीओ को, तो वो डाउन द लाइन इसको शेयर कर पाएंगे मटेरियल सारा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू श्वेता जी, नीना और थैंक सभी यू सो मच। लोग। ये हमारे लिए भी, यूनिसेफ के लिए भी बहुत लाभदायक रहा आपके साथ इंटरेक्ट करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू वनीश एंड दानिश ऑल्सो फॉर गाइडिंग अस। अब मैं यही बंद कर रही हूँ और फिर हम सारे मटेरियल शेयर कर लेंगे। थैंक यू। थैंक यू प्रीतू, थैंक यू। आप में से जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है वो प्लीज रजिस्टर कर लीजिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर किया गया है।